मेरिन इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट थे कि वाटर ऑफ नथिंगनेस पीने से आपका शरीर औसत व्यक्ति की तुलना में कमजोर हो जाएगा। यदि झाओ मर जाता है तो वे वह स्थान खो देंगे जिस पर बुडा कबीला बहुत अधिक निर्भर करता है। जो सबसे महत्वपूर्ण था वह सड़े हुए दलदल और नशे में धुत और काले जादूगरों से मरे हुए लोग थे। यदि एक दिन वह स्थान गायब हो जाए तो क्या वे लोग भी गायब हो जाएंगे? इससे भी बुरी बात यह है कि यदि वे लोग गायब नहीं होते और उनका दुष्ट स्वभाव बहाल नहीं होता तो क्या होता? वह परेशानी होगी। उन्हें झाओ की सुरक्षा पर ध्यान देना था, न केवल जगह के लिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह बुडा कबीले की आखिरी संतान थी। यदि वह अकेला नहीं होता और वास्तव में कई उत्तराधिकारी होते तो वे झाओ पर इतना ध्यान नहीं देते। ये परंपरा थी कि केवल एक उत्तराधिकारी ही परिवार का नाम प्राप्त कर सकता था और कुलीनों ने परंपरा को कायम रखा। जब तक परिवार का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है और कबीला एक कुलीन कबीला बना रहता है तब तक वे एक दिन वापसी कर सकते हैं। झाओ के शब्दों के कारण कमरे में मौजूद लोगों को पता नहीं था कि क्या कहना है। झाओ ने सबकी ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। जब वह इस दुनिया में आया तो वह एडम बुडा बन गया जो कबीले का एकमात्र उत्तराधिकारी था। यदि बुडा कबीला विकसित होना चाहता था तो उन्हें उस पर और उसके भावी वंशजों पर निर्भर रहना होगा। यदि वह कभी मर गया तो उन्हें अपने बच्चों के समर्थन की आवश्यकता होगी, लेकिन झाओ ने यह नहीं सोचा था कि उसके बच्चों को ये स्थान विरासत में मिलेगा। यदि उसके बच्चों को स्थान विरासत में नहीं मिलता, नहीं वे जादू और मार्शल आर्ट नहीं सीख पाते, तो बुडा कबीले को तब तक धमकाया जाता रहेगा जब तक वे मर नहीं जाते। भले ही उनके बच्चे हों, उनकी युवा मानसिकता बुडा कबीले की समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। वास्तव में झाओ की मानसिक आयु पृथ्वी पर उसके समय से लगभग 30 वर्ष थी। वह एक बच्चे की तरह नहीं सोचते थे। वह अक्सर प्यार में पड़ने के बारे में सोचता था। झाओ ने सोचा कि एक दिन उसकी पत्नी और बच्चे होंगे जो सफेद पिकेट बाड़ वाले घर में रहेंगे। लेकिन जब से वह आग महाद्वीप में आया वह उन चीजों के बारे में सोचने में इतना व्यस्त हो गया था। वह पृथ्वी से झाओ नहीं था बल्कि एडम बुडा था जो बुडा कबीले का एकमात्र उत्तराधिकारी था। उसे न केवल एडम का शरीर विरासत में मिला बल्कि उसकी जिम्मेदारियां भी मिली। यह आसान नहीं था। चारों तरफ दुश्मन थे। वे महाद्वीप के 5 निश्चित क्षेत्रों में से एक से घिरे हुए थे और समय समय पर वहां आत्मिक जानवरों का प्रकोप होता रहता था। भले ही उसके पास जगह थी फिर भी उसे सावधान रहना था। एक गलत कदम और यह खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने मीरिन को देखा उसके पास उसे यह बताने का दिल नहीं था, इसलिए उसने कहा कैरियन दलदल संकट को हल करना असंभव नहीं है। इतने सालों के बाद भी कोई भी कैरियन दलदल पर विजय नहीं पा सका है। इसका कारण यह है कि उन्होंने ऐसा किया था। उनके पास जगह नहीं है। दलदल से निकलने वाले आत्मिक जानवर शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे अंतरिक्ष में कैद हैं तब तक वे हमारे प्रति वफादार रहेंगे। जहां तक दलदल के जहरीले वातावरण की बात है, हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इसके जहरीले पौधों को इकट्ठा करने और धीरे धीरे उन्हें जमा करने की जरूरत है ताकि स्थानिक पानी अपने विषण प्रभाव को मजबूत कर सके। इसके साथ हमें सड़े हुए दलदल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरिन मूड स्विंग से गुजर रही थी। प्रारंभ में वह चिंतित नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि झाओ उस स्थान को समतल कर रहा था जिससे वह और अधिक शक्तिशाली हो गया था। लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर झाओ मर गया और जगह गायब हो गई तो सड़ा हुआ दलदल कितना बड़ा खतरा था। फिर अंततः झाओ ने जो कहा उससे भले ही वह पूरी तरह से शांत न हुई हो फिर भी उसे राहत महसूस हुई। ऐसा लगता है जैसे आपने एक अच्छी योजना विकसित की है। जब नशे में धुत और काले जादूगर शक्तिशाली मरे हुए आत्माओं की धड़कन को पकड़ लेंगे तो दलदल की ताकत धीरे धीरे कम हो जाएगी जबकि हमारी ताकत बढ़ जाएगी। भविष्य में शायद हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। सड़ा हुआ दलदल। हाँ, हम कह सकते हैं कि बुडा कबीले को उसके बंधन को समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया है। यदि हम ब्लैक वेस्ट में जड़ें नहीं जमा सकते हैं तो बुडा कबीला संभवतः गायब हो जाएगा, इसलिए हमें जीवित रहने के लिए वह सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं, झाओ ने कहा। फिर वह मेरिन की ओर मुड़ा। दादी मेरिन, मैंने इस पर विचार किया और आज से मेरा नाम बदलकर झाओ बुडा रखा जाएगा। एडम नाम मर चुका है इसलिए अब मुझे झाओ कहो। अपने पिछले जीवन में उन्हें 3 दशकों तक झाओ कहा जाता था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें एडम बुडा नाम दिया गया। हालांकि वह नहीं चाहते थे कि उन्हें इस नाम से बुलाया जाए। मत भूलो, ये वह नाम था जो वह पृथ्वी से लाया था। अंतरिक्ष के अलावा यह एकमात्र चीज थी जो उसे उसके पिछले जीवन से जोड़ती थी। मेरिन ने इस तथ्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि झाओ अपना नाम बदलना चाहता है। जब तक उनका सरनेम यही रहा तब तक तो ठीक था। मीरिन के मन में झाओ के प्रति बहुत सम्मान था, यहाँ तक कि झाओ के पिता से भी अधिक। ये जगह की वजह से था। उसने ऐसी शक्तिशाली क्षमता पहले कभी नहीं देखी थी। भले ही अंतरिक्ष में हमले की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन अंतरिक्ष के साथ कोई भी झाओ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरिन को पता नहीं चला। अंतरिक्ष का मन नियंत्रण कार्यक्रम। यदि ब्लॉकहेड और रॉकहेड जैसे लोग झाओ के खिलाफ थे, जिन्होंने मूल रूप से केवल ग्रीन की बात सुनी थी, तो इस स्थान उन्हें झाओ का सम्मान करने के लिए प्रेरित करेगा। आखिरकार उन्होंने देखा था कि झाओ बड़ा होकर एक उपद्रवी बन गया था और उन्होंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया, लेकिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद जिस तरह से उन्होंने उसके बारे में सोचा वह पूरी तरह से अलग हो गया। हालांकि भले ही इस स्थान ने उन्हें झाओ का सम्मान कराया हो, लेकिन इसने उनके अपने स्वतंत्र विचारों को नहीं छीना। अगर उन्हें लगता है कि झाओ कुछ गलत कर रहा है तो वे उसका विरोध करेंगे। वे आंख मूंद कर उनका आदर नहीं करेंगे। ठीक इसी वजह से झाओ और बाकी सभी को अंतरिक्ष के कारण होने वाली किसी भी असामान्यता का पता नहीं चला। मेरिन ने नाम बदलने पर सिर हिलाया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मास्टर महाद्वीप पर एडम नाम के साथ घूम सकता है, इसलिए आपको झाओ बुलाना एक अच्छा विचार है। अचानक स्क्रीन पर कुछ चमका जिसने झाओ का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने स्क्रीन की ओर देखा और उन्होंने घाटी के आसपास कई हथियारों को देखा। ऐसा लगता है जैसे दुश्मन की आखिरी सेना आ गई है। झाओ ने हथियारों की हरकतों को ध्यान से देखा। हालांकि स्क्रीन की रेंज केवल 500 मीटर थी, फिर भी इससे उसे घाटी का अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। वे ऐसे लग रहे थे मानो वे घाटी की रक्षा कर रहे हों, जो भी उनके पास से गुजरना चाहता हो। झाओ मदद नहीं कर सका लेकिन अपना सिर हिलाया। फिर वह मेरिन की ओर मुड़ा। इस बार हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो बहुत सावधान हैं। बेहतर होगा कि मैं ब्रिक को अंतरिक्ष में ले जाऊं, अन्यथा वे उसे ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये लोग अच्छी तरह से संगठित हैं, मेरिन ने कहा। मास्टर, शराबी और अन्य काले जादूगरों को भी यहाँ बुलाओ। उन्हें घाटी में डेरा डाले हुए लोगों को अच्छी तरह से देखने दो। झाओ ने सिर हिलाया। फिर उसने सभी 8 काले जादूगरों को अपने पास बुलाया। जब उन्हें झाओ का सम्मान मिला तो वे उसके पास आए। फिर उसे सलाम करने के बाद वे स्क्रीन की ओर देखने लगे जैसे झाओ ने उन्हें बताया था।
स्क्रीन पर छवि बदल गई। हत्यारे रुके, फिर वे सैनिकों की एक ब्रिगेड के चारों ओर तितर-बितर हो गए जो अभी-अभी शिविर में दाखिल हुई है। ये ब्रिगेड अधिकतर पैदल चलने वाले योद्धाओं से बनी थी। उनके अलावा 3 जादूगर और 3 योद्धा घोड़ों पर सवार थे। जादूगरों में से एक ने सफेद वस्त्र पहना हुआ था। ये लबादा झाओ के काले लबादे से बिल्कुल अलग था। ये बहुत खूबसूरत था, इसमें कोई टोपी नहीं थी और यह रेशमी चिकना था। दोपहर की धूप में उसका सफेद रंग रोशनी से चमक रहा था। भव्य वस्त्र के साथ प्रकाश जादूगर ने एक सफेद छड़ी पकड़ रखी थी जो एक विशाल पारदर्शी क्रिस्टल से जड़ी हुई थी। जब भी सूरज उस पर चमकता था तो इंद्रधनुष के साथ रंग चमकते थे। प्रकाश जादूगर खुद युवा लग रहा था, जाहिर तौर पर केवल 30 साल के आसपास। वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दयालु प्रतीत हुए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप इत्मीनान से बातचीत कर सकते थे। लेकिन झाओ की राय अलग थी। मेरिन ने इस आदमी को ध्यान से देखा। सफेद वस्त्र स्पष्ट रूप से उसे एक हल्के जादूगर के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन वह अभी भी ऐसा लगता है जैसे वह निम्न स्तर पर है, शायद केवल छठे स्तर पर। सभी ने सिर हिलाया। सच कहूं तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी तुलना मेरिन जैसे मजबूत व्यक्ति से की जा सके। हालांकि ड्रंक ने बात की। इस आदमी का नाम गारन है, जो 7वें स्तर का एक हल्का जादूगर है। 2 साल पहले हमारे समूह ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक छोटी सी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। वह 50 लोगों की एक टीम लेकर आया जो घायल करने में कामयाब रही लेकिन अंत में उसके अलावा उसकी टीम में कोई भी जीवित नहीं बचा। ये लड़का न केवल मजबूत आक्रमण शक्ति वाला एक प्रकाश आधारित जादूगर है, बल्कि वह हल्के जादू से बुलाने में भी कुशल है। उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। झाओ आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नशे में इस व्यक्ति को पता होगा, इसलिए उसने तुरंत पूछा, इस व्यक्ति की उत्पत्ति क्या है? उसने आपसे लड़ाई क्यों की? नशे में व्यंग्य किया। प्रकाश वाले जादूगर पाखंडी होते हैं। वे कहते हैं कि वे भगवान की आवाज हैं और प्रकाश जादू को अन्य सभी जादू, विशेष रूप से काले जादू की तुलना में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वे काले जादू को गंदगी के रूप में मानने के लिए कई तरह के बहाने का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से महाद्वीप पर काले जादूगर इतने अलोकप्रिय हैं। जब हमने लोगों को लूटना शुरू किया तो वह आत्मधर्मी आडंबरपूर्ण व्यक्ति हमारे खिलाफ दिखावा करने का अवसर कैसे चूक सकता था? झाओ ने भौहें चढ़ाई। आप उससे पहले भी निपट चुके हैं और फिर भी ऐसा लगता है कि उसके पास हमें उकसाने की ताकत है। क्या आप जानते हैं कि क्या वह मजबूत हो गया है? नशे में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शायद जानता हूं कि गारन के आसपास के 2 जादूगर कौन हैं। हालांकि मैं उनसे कभी नहीं मिला हूं, लेकिन सतह पर जो मैं देख सकता था उससे मुझे लगता है कि ये दोनों जीशलिंग जुड़वा हैं। मेरिन ने सिर हिलाया। हाँ, वे उनके जैसे दिखते हैं। हालांकि मैंने उनके चेहरे पहले कभी नहीं देखे हैं। उनकी उम्र और उनके कपड़े पहनने के तरीके से वे संभवतः जीशलिंग जुड़वा हैं। झाओ ने हैरान चेहरे से मेरिन की ओर देखा। दादी मेरिन, क्या जीशलिंग जुड़वा बच्चे मजबूत हैं? बहुत मजबूत। वे दोनों पृथ्वी के जादूगर हैं। न केवल वे पृथ्वी के जादू में कुशल हैं, बल्कि वे एक पत्थर के विशालकाय को बुलाने में भी सक्षम हैं। पत्थर के दिग्गज पृथ्वी के प्राणी हैं जिनकी ऊंचाई 8 मीटर है। उनके शरीर चट्टानों से बने हैं, जिसका उपयोग वे प्रक्षेप्य के रूप में भी कर सकते हैं। इन प्राणियों की सबसे खास बात यह है कि जब तक ये जमीन नहीं छोड़ते, इनकी ताकत कभी कमजोर नहीं होगी। इनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों भाई बहुत हैं बुलाने में कुशल। जीशलिंग जुड़वा बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। झाओ ने सिर हिलाया, फिर उसने 2 पीले वस्त्र पहने जादूगरों की ओर देखा। सच कहूं तो वे बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसा झाओ ने सोचा था कि एक जादूगर को वैसा दिखना चाहिए। वे युवा नहीं थे, लगभग 50 वर्ष के लग रहे थे। उनके कुछ भूरे बाल और बहुत लंबी दाढ़ी थी। उनके शरीर पतले थे, जिससे लोगों को विद्वता का एहसास होता था। ये 2 प्राचीन लोगों को देखने जैसा था जिन्होंने अपना पूरा जीवन सीखने के अलावा कुछ नहीं करने में बिताया। ये प्रकाश जादूगर जैसा दिखता था उससे बिल्कुल अलग था। झाओ की नजर में गारन ने उसे अच्छा एहसास नहीं दिया। उसकी बचकानी मुस्कान बहुत नकली लग रही थी। उसके कपड़े पहनने का तरीका बहुत आत्मसंतुष्ट था। उसकी हर चीज से ऐसा लग रहा था जैसे वह झूठा हो। हालांकि जीशलिंग जुड़वा भी झाओ के दुश्मन थे, लेकिन कम से कम उसे उनसे एक अच्छा एहसास हुआ। फिर झाओ ने घोड़े पर सवार अन्य 3 व्यक्तियों की ओर देखा। वे निश्चित रूप से 3 उन्नत योद्धा थे। इन 3 आदमियों को देखकर झाओ की आंखें सिकुड़ने से बच नहीं सकी। ये तीनों बहुत अजीब थे। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको एक ठंडक का एहसास होगा, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने काले योद्धा के कपड़े पहने हुए थे। यह उनके स्वभाव के बारे में कुछ था। झाओ को पता था कि यह उनकी हत्या का इरादा था, लेकिन ये सैनिकों की हत्या के इरादे से अलग था। ये ठंडा और अजीब था। युद्ध के मैदान में सैनिकों की हत्या का इरादा निष्पक्ष और ईमानदार होगा, पहाड़ जितना ऊंचा और समुद्र जितना चौड़ा। लेकिन ये तीनों, उनकी हत्या का इरादा सैनिकों की तरह तीव्र नहीं था, बल्कि चारों ओर घूम रहे छिपे हुए सांप की तरह था। उनसे जो खतरा तुम्हें महसूस हुआ वह घिनौना लगा। जब मेरिन ने इन 3 लोगों को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वे कौन थे, लेकिन उसे लगा कि ये 3 आदमी किसी काम के नहीं थे। तभी उन सभी ने मरे हुए हत्यारे शिफ्ट को ये कहते हुए सुना, ये 3 व्यक्ति बहुत अजीब हैं। वे वास्तव में बहुत परिचित लगते हैं, जैसे हम उन्हें जानते थे। झाओ ने जब शिफ्ट की बात सुनी तो वह रुक गया। शिफ्ट झूठा नहीं लगा। अगर उसने कहा कि इन 3 लोगों ने उसे एक परिचित एहसास दिया, तो वह गलत नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे उसने पहले भी इन लोगों से निपटा था। शिफ्ट उनकी उत्पत्ति के रहस्य को अच्छी तरह से सुलझा सकता है। उसके साथ वे इस बात की तह तक जा सकते हैं कि ये ताकतें किसकी हैं। झाओ ने शिफ्ट की ओर रुख किया और पूछा, शिफ्ट, क्या तुम्हें कुछ याद है? लेकिन शिफ्ट ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इन 3 लोगों को जानना चाहिए। ये बहुत अजीब है। झाओ निराश था, लेकिन वह आगे बढ़ गया। वह नशे में धुत की ओर मुड़ा और बोला, नशे में शिविर को ध्यान से देखो। हम आज रात उन पर हमला करने जा रहे हैं, इसलिए उनकी स्थिति याद रखें, खासकर जहां हत्यारे हैं। इन लोगों को देखकर यह स्पष्ट था कि इनमें सबसे ऊंचे 6 लोग घोड़े पर सवार थे, लेकिन जाहिर तौर पर वे इस सेना का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कमान संभालने वाला साधारण चमड़े का कवच पहने हुए एक योद्धा है। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी और उसका चेहरा खराब था और उसमें इस सेना को सुव्यवस्थित रखने की क्षमता थी। झाओ को ऐसा लगा जैसे वह टीवी पर कोई फिल्म देख रहा हो जिसमें कोई आसपास के लोगों पर शिविर बनाने का दबाव बना रहा हो। शिविर के मध्य में 2 बड़े तंबू थे जो 3 जादूगरों और 3 उन्नत योद्धाओं के लिए तैयार थे। बाकी सभी लोग छोटे छोटे टेंटों में रह रहे थे। जैसे ही शिविर बनाया जा रहा था, अचानक शिविर के बीच से रोशनी आने लगी। वह हल्का जादूगर अपने हाथ में जादुई छड़ी लहराते हुए फुसफुसा रहा था। श्वेत प्रकाश का एक समूह फूट पड़ा और फैल गया। मेरिन आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि उसने देखा कि वह आदमी क्या कर रहा था।
इमैनुअल गोस्ट प्रोब, ये पता चला है कि वह वास्तव में 8वें स्तर का हल्का जादूगर है। झाओ हैरान लग रहा था। दादी मेरिन, यह इमैनुअल भूत जांच क्या है? इमैनुअल भूत जांच एक विशेष प्रकार का हल्का जादू है। इसका उपयोग विशेष रूप से अंधेरे के प्राणियों को खोजने के लिए किया जाता है। ये बहुत संवेदनशील है। जब तक इसका काले जादू से कोई लेना देना है, ये पता लगाने से नहीं बचेगा। केवल एक हल्का जादूगर 8वें स्तर का व्यक्ति यह जादू कर सकता है। झाओ ने स्क्रीन की ओर देखा और बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि ब्रिक को वापस बुलाना एक अच्छा विचार था, अन्यथा वे उसे ढूंढ लेते। मेरिन ने सिर हिलाया। हाँ, भले ही आप ब्रिक को बाहर रहने दें, वह उन हत्यारों की खोजों से बचने में सक्षम हो सकता है। आखिरकार घाटी के चारों ओर के सभी पहाड़ों को देखना असंभव होगा। लेकिन ब्रिक के लिए यह असंभव होगा। इमैनुअल भूत जांच से छुपें। ये लोग वास्तव में सतर्क हैं। झाओ का चेहरा भारी हो गया। हाँ, वे हैं। आज रात का हमला सफल होना चाहिए। हम उन्हें इससे अधिक तैयारी नहीं करने दे सकते। वह आगे बढ़ने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे ग्रीन की वापसी की खबर मिली। आश्चर्यचकित होकर उसने तुरंत स्टोनी माउंटेन पर जागीर दिखाने के लिए स्क्रीन बंद कर दी। जब झाओ ने देखा कि ग्रीन यार्ड में खड़ा है, तो उसने उसे अंदर जाने की अनुमति देने के लिए जगह में एक छेद खोल दिया। जब ग्रीन अंतरिक्ष में आए, तो उन्होंने तुरंत उनका स्वागत किया, लेकिन तब मेरिन हैरान दिखे। क्या तुमने कोई खरगोश खरीदा? तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? ग्रीन मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैंने कुछ खरगोश खरीदे हैं। मैंने बस माँ की कंपनी के लोगों से उन्हें भेजने में मेरी मदद करने के लिए कहा। लेकिन रास्ते में मैंने पाया कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, जिससे मुझे डर लग गया कि कुछ हो सकता है। घर वापस आ गया। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ गया। तो क्या कुछ हुआ? उन सभी ने ग्रीन को एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। उन्होंने उसे जो रूप दिया उसे देखकर ग्रीन का चेहरा बदल गया। क्या हुआ? झाओ ने उसे स्थिति बताई, फिर उसने ग्रीन को देखने के लिए स्क्रीन को वापस घाटी में बदल दिया। ग्रीन ने शिविर की ओर देखा, उसकी आंखों में ठंडक चमक रही थी। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे वे मौत से नहीं डरते। मास्टर, आज रात चलो उन पर हमला करें। झाओ ने सिर हिलाया। हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं। इस बार दुश्मन बहुत मजबूत है। एक 8वें स्तर का हल्का जादूगर है और अन्य 2 7वें स्तर का पृथ्वी जादूगर है। 3 उन्नत योद्धा भी हैं, साथ ही कुछ मध्य स्तर के योद्धा और हत्यारे भी हैं। अगर हम उन्हें हराना चाहते हैं, तो हमें कोई भी सुराग ढूंढने की कोशिश करनी होगी जो हमारी मदद कर सके। इसके साथ झाओ ने स्क्रीन पर छवि को गारन के तंबू में स्थानांतरित कर दिया। गारन और अन्य जादूगर तंबू में बैठे थे। उसके हाथ में एक किताब थी जो बहुत अजीब लग रही थी। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। कागज भेड़ की खाल से बना था और कवच धातु से बना था जो चांदी की तरह सफेद चमक रहा था। इसके अलावा किताब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी। ये बहुत मोटा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुल मिलाकर केवल 5 पृष्ठ थे। इस पुस्तक को देखकर ग्रीन और मेरिन दोनों ने कहा, द आयरन बुक। झाओ को छोड़कर बाकी सभी को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ग्रीन और मेरिन की बात सुनी। जब उन्होंने गारन के हाथ में किताब को देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। झाओ को नहीं पता था कि यह किताब क्या है, लेकिन सभी की प्रतिक्रियाओं से वह जानता था कि यह महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने तुरंत पूछा, दादाजी ग्रीन, आयरन बुक क्या है? ग्रीन अपने सदमे से उबर गया, लेकिन जब उसने उस किताब को देखा तब भी उसकी आंखें चमक उठी। ये पुस्तक एक मास्टर कीमियागर द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने इसे विशेष जादुई सामग्रियों से बनाने में लगभग 2 दशक बिताए। ये सामग्रियां इतनी कीमती हैं कि अगर आप इस पुस्तक को बनाने की विधि जानते हैं, तो भी ये बहुत मुश्किल होगा। प्रत्येक पृष्ठ इस पुस्तक का उपयोग किसी जादुई मंत्र को सील करने के लिए किया जा सकता है। एक बार जब इस पुस्तक में एक जादू मंत्र को सील कर दिया जाता है, तो आपको इसे सक्रिय करने के लिए बस थोड़ी सी जादुई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह किसी भी स्तर का हो। झाओ आश्चर्यचकित था, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ये किताब असीमित बारूद वाली तोप के बराबर थी। इसे लॉन्च करने के लिए आपको बस बटन दबाना होगा। जब तक आपके पास एक बटन दबाने की ताकत है, आपकी मारक क्षमता कभी खत्म नहीं होगी। एक बार जब ग्रीन की बात खत्म हो गई, तो मेरिन ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान दी। ऐसा लगता है कि इस बार हमें किसी बड़ी चीज का सामना करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि उस किताब में किस स्तर का जादू भरा है। अगर स्तर ऊंचा हुआ तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हमें वह किताब पकड़नी होगी और अपने लिए इसकी शक्ति हासिल करें। झाओ ने सिर हिलाया, फिर वह शिफ्ट की ओर मुड़ा और कहा, शिफ्ट, युद्ध में जाने के लिए शाम तक प्रतीक्षा करें। सबसे पहले हमें गारन से निपटना होगा। उसे मारना सुनिश्चित करें। याद रखें कि यह आदमी बहुत सतर्क है। आपको सावधान रहना चाहिए, हो सकता है कि उसने ऐसे जाल खोजे हों। शिफ्ट झुकी, फिर बोली, हाँ मास्टर। झाओ ने फिर ग्रीन की ओर रुख किया और कहा, दादाजी ग्रीन, हमारा प्राथमिक लक्ष्य गारन है। सुनिश्चित करें कि वह भाग न सके। चूंकि उसके पास आयरन बुक है, इसलिए उसे संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। हमें उसके बारे में सुराग मिल सकते हैं। शरीर हरे ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहें मास्टर, वह बच नहीं पाएगा। झाओ ने फिर मेघ की ओर देखा, जो स्क्रीन पर आयरन बुक को ईर्ष्या से देख रही थी। मेघ, अगर तुम यह आयरन बुक पा सको तो ये तुम्हारी हो जाएगी। मेघ एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। सचमुच, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। झाओ हंसे, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप 6ठे स्तर के जादूगर हैं और आपके पास जादुई छड़ी भी नहीं है। अभी के लिए आयरन बुक आपके उपयोग के लिए होगी। ऐसा तब तक है जब तक हमें आपके लिए जादू लाने का अवसर नहीं मिलता है कर्मचारी। मेघ मुस्कुराया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन मास्टर, अगर आप मेरे लिए जादुई छड़ी लाने जा रहे हैं, तो कम से कम मुझे अपनी भूतिया छड़ी जैसी एक छड़ी दिला दीजिए। ये सुंदर और उपयोग में आसान है। झाओ फिर हंसा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें एक उपयोगी जादुई छड़ी दूंगा। झाओ को खुशी महसूस हुई। यदि उसे ये लोग नहीं मिले तो उसके विरुद्ध उनका आक्रमण सफल हो सकता था। लेकिन उसे यकीन था कि अगर इन लोगों का हमला सफल भी हो गया तो भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अभी भी जगह है। अब जब उसे ये लोग मिल गए हैं तो ये भाग नहीं पाएंगे। यद्यपि उनकी शक्ति बहुत प्रबल थी, फिर भी यह मत भूलो कि उनका वंश इतना कमजोर नहीं था। उनसे निपटने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाओ उन सभी को मारना चाहता था, फिर नशे में धुत होकर उन्हें मरे हुए में बदल देना चाहता था। भले ही वे उच्च स्तरीय मरे ना बने, वह उन्हें अंतरिक्ष में फेंक सकता है और उनकी शक्ति उन्नत हो जाएगी। उसके बाद उसके पास मजबूत लड़ाकू पुरुषों की एक सेना होगी। फिर भी उसे उम्मीद थी कि उन्हें उच्च स्तरीय मरे हुए में बदलने का कोई तरीका होगा ताकि वह पता लगा सके कि आखिर में उनके पीछे कौन है। इस विचार के साथ झाओ खुद को ड्रंक की ओर मुड़ने से नहीं रोक सका और पूछा, ड्रंक, क्या आपके पास गारन को उच्च स्तरीय मरे में बदलने का कोई तरीका है?
नशे में सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता, मास्टर। गारन प्रकाश का जादूगर है। ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक निम्न स्तर का मरा हुआ ही बन सकता है। और वह कभी भी ऊपर का स्तर नहीं उठा पाएगा। हल्का जादू काले जादू के विपरीत है। मरा हुआ बस प्रकाश का कोई गुण नहीं हो सकता। झाओ का चेहरा कड़वा था। उस सेना में सर्वोच्च व्यक्ति गारन है। वह सबसे अधिक रहस्य जानता हो सकता है। यदि हम उससे कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें अपने उत्तर कहीं और तलाशने होंगे। नशे में क्या आप एक साधारण व्यक्ति बन सकते हैं, एक उच्च स्तरीय मरे हुए योद्धा में? नशे में उससे कहा कि यह संभव है। हालांकि वह इसे अकेले नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी शक्ति को अन्य काले जादूगरों के साथ मिलाकर वह इसे पूरा करने में सक्षम हो सकता था। झाओ ने फिर ग्रीन की ओर रुख किया और कहा, दादाजी ग्रीन, जी शिलिंग जुड़वां बहुत अधिक प्रभाव वाले 2 लोग होने चाहिए। क्या हमें उन्हें उच्च स्तरीय मरे में बदलने की भी कोशिश करनी चाहिए? इससे पहले कि ग्रीन जवाब दे पाता, ड्रंक ने कहा, मास्टर, किसी व्यक्ति को उच्च स्तरीय मरे हुए व्यक्ति में बदलना आसान नहीं है। हम सभी 8 की ताकत के साथ भी अधिक से अधिक हम हर दशक में एक व्यक्ति को बदल सकते हैं। बहुत से लोगों को बदलना असंभव है, उच्च स्तर पर मरे हुए लोग। झाओ ने इसके बारे में सोचा, फिर कहा, तो फिर इसे भूल जाओ। हमें दूसरे तरीके से कुछ सुराग ढूंढने होंगे। हरे ने सिर हिलाया। हाँ, मैं परेशान हूं कि दुश्मन ने हम पर नजर रखी है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम कुछ सुराग ढूंढ पाएंगे। लेकिन मास्टर, कुछ अच्छी खबर है। मिस लॉरा ने माकी के माध्यम से एक संदेश भेजा है। कंपनी ने कहा कि वह 3 दिन में कासा शहर लौट आएगी। ये तय है कि वह हमसे मिलने आएगी। झाओ के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अच्छा, वह अंततः वापस आ रही है। तभी अचानक उन सभी को एक आवाज सुनाई दी। भाइयों, मैं मदद के लिए मेरे साथ यहाँ आने के लिए आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि झाओ नामक इस काले जादूगर ने कासा शहर के रास्ते में इमोर्टल मर्सिनरी ग्रुप के साथ मिलीभगत की है। साथ में उन्होंने निपटने के लिए कई गांवों में नरसंहार किया है। मिस लॉरा, सौभाग्य से उसे एक पासिंग विशेषज्ञ द्वारा बचाया गया था, अन्यथा वह इन दुष्ट लोगों से बहुत खतरे में होती। हमें उन्हें जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। यह एक अच्छी बात है जो हम महाद्वीप के लिए कर रहे हैं। और लोग, ग्रीन, झाओ और बाकी सभी लोग स्तब्ध दिखे। गारन बकवास कर रहा था और इससे पहले कि वह समाप्त भी करता, झाओ ने सांस छोड़ी और लगभग चिल्लाया, बेशर्म। मैंने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा। बचाने वाले होने के बजाय हम नुकसान पहुंचाने वाले बन गए हैं। अगर वह कर सकता है तो उसकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। खुद को सही ठहराने के लिए इस तरह अपना मुंह बंद करो। ग्रीन भी ये सुनकर नाराज हो गया। ये हल्के जादूगर आत्मसंतुष्ट होने के आदी हैं। वे केवल अच्छी नैतिकता का दिखावा कर रहे हैं। ये घृणित है। वह आदमी बहुत परेशान करने वाला है, मेरिन ने गारन की बातें सुनकर कहा। तभी जी शिलिंग जुड़वा में से एक ने कहा, मिस्टर गारन बहुत दयालु हैं। महाद्वीप में आप बुराई के हत्यारे के रूप में कुख्यात हैं। इस छोटे से उपकार के साथ आपकी मदद करना हम दोनों भाइयों के लिए सम्मान लाता है। भाइयों, आप बहुत दयालु हैं। गारन मुस्कुराया। मैंने कुछ साल पहले केवल एक बार इमोर्टल मर्सिनरी ग्रुप का सामना किया था। उस समय मैं केवल 6ठे स्तर का जादूगर था। हालांकि मैं उन्हें घायल करने में सक्षम था, वे भागने में सक्षम थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा करूंगा। झाओ के शरीर पर कुछ सुराग खोजें जो मुझे इमोर्टल मर्सिनरी ग्रुप को ढूंढने में मदद करेंगे। जी शिलिंग जुड़वां स्पष्ट रूप से इस विषय में रुचि रखते थे। वे पूछने लगे कि क्या हुआ। गारन मुस्कुराए और इस बारे में बात की कि जब वे पहली बार एक दूसरे से भिड़े तो उन्होंने इमोर्टल मर्सिनरी ग्रुप से कैसे निपटा। हालांकि झाओ को कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने स्क्रीन पर छवि को उन्नत योद्धा के तंबू में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। तीनों उन्नत योद्धा वहां बैठकर ध्यान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। झाओ उनसे कुछ भी पता नहीं लगा सका। ऐसा लगता है कि इन 3 लोगों की पहचान इतनी सरल नहीं थी। झाओ ने फिर से छवि को स्क्रीन पर स्विच किया, लेकिन इस बार साधारण योद्धा के कमांड टैंक में। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि तंबू में बैठा आदमी नक्शे को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। झाओ ने स्क्रीन को करीब लाया और ध्यान से मानचित्र को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, ये स्टोनी माउंटेन के आसपास के चट्टानी इलाके का नक्शा था। ग्रीन ने भी मानचित्र को देखा और आह भरी। फिर वह झाओ की ओर मुड़ा। मास्टर, मुझे लगता है कि इस आदमी को एक उन्नत मरे हुए व्यक्ति में बदलने के लिए नशे में धुत होना बेकार है। वह सिर्फ एक भाड़े का व्यक्ति है, गारन के समूह का हिस्सा नहीं है। झाओ ने सिर हिलाया। फिर वह स्क्रीन को 3 उन्नत योद्धाओं के पास वापस लाया, ये देखने के लिए कि क्या वह कुछ भी पता लगा सकता है। उसने उन्हें ध्यान से देखते हुए पूछा, शिफ्ट, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ये 3 आदमी तुम्हें परिचित लगते हैं? शिफ्ट ने सिर हिलाया। हाँ मास्टर, मुझे सचमुच लगता है कि वे परिचित हैं। शिफ्ट को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि ये 3 उन्नत योद्धा बहुत परिचित लग रहे थे। हालांकि वह इसका कारण नहीं सोच सका। शिविर को देखने पर उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। गारन अभी भी जी शिलिंग जुड़वां बच्चों से इस तरह बात कर रहा था मानो उनका दुश्मन पहले से ही उनकी पकड़ में हो। उनकी मौजूदा ताकत पर झाओ से निपटने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। आखिरकार उसकी पहचान एक काले जादूगर की थी और गारन 8वें स्तर का एक हल्का जादूगर था। उनकी शक्ति काले जादू की प्रत्यक्ष शत्रु थी। वे झाओ के नौकरों के बारे में भी नहीं भूले, जिनके बारे में उन्हें अमर भाड़े के समूह के साथ लॉरा की लड़ाई के बारे में समाचार खोजने से पता चला। ग्रीन में उनके 3 उन्नत योद्धाओं के समान ताकत होनी चाहिए। भले ही वे उसे हरा न सकें, फिर भी उन्हें किसी भी समस्या से निपटने में सक्षम होना चाहिए। और जी शिलिंग जुड़वां स्वाभाविक रूप से मेरिन से निपट सकते थे। इस वजह से गारन को पूरा विश्वास था कि वे जीतेंगे। झाओ पूरे शिविर को देखने के लिए स्क्रीन पर छवि घुमा रहा था, लेकिन केवल गारन के तंबू में ही कुछ उल्लेखनीय था। दूसरों के पास उनके ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। झाओ कार्रवाई करने से पहले सूरज ढलने का इंतजार कर रहा था। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, वे केवल शिविर की जासूसी कर सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि गारन को देखकर और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना बेकार है, अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। प्रतिवेदन। तीनों जादूगरों का मुख तंबू के प्रवेश द्वार की ओर था। अंदर आओ, गारन ने कहा। काले कपड़े पहने एक हत्यारा बाहर से आया। उसने गारन को कागज का एक टुकड़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि गारन कुछ कह पाता, वह मुड़ा और तंबू से बाहर चला गया। इस आदमी का व्यवहार असभ्य था। हालांकि अजीब बात यह थी कि गारन नाराज नहीं दिखे। ये सभी हत्यारे वास्तव में परसेल कबीले के हैं, गारन ने जी शिलिंग जुड़वां बच्चों को बताया। मैं केवल उनके क्षेत्र से इस संकट को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। यही कारण है कि उस हत्यारे ने इतने बेहतर तरीके से काम किया। आखिरकार मैं एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ, अन्यथा मैंने उसे सबक सिखाया होता। जारी रखने से पहले गारन मुस्कुराया।
चूंकि हम झाओ के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए परसेल कबीले ने हमें बहुत मदद प्रदान की है। उन्होंने इसकी गणना भी बहुत अच्छी तरह से की है। उन्होंने हमें झाओ के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त जानकारी और बल दिए। लेकिन अगर किसी तरह हम हार जाते हैं तो इनमें से कुछ भी नहीं उनके कबीले का पता लगाया जा सकता है, इसलिए उन्हें काले जादूगर झाओ से किसी भी प्रतिशोध का डर नहीं है। जब ग्रीन ने सुना कि गारन ने क्या कहा तो वह अपने आप को रोक नहीं सका और बोला, ऐसा लगता है कि यह हमला वास्तव में परसेल कबीले से संबंधित है। उन्होंने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उन्हें फिर से गारन की आवाज सुनाई दी। निश्चित रूप से झाओ के उन्नत स्तर के योद्धा को कल तक स्टोनी माउंटेन वापस आ जाना चाहिए। हम आज रात कुछ नहीं कर सकते। हमें झाओ और उसके सभी नौकरों का सफाया करने का काम पूरा करने से पहले कल तक इंतजार करना होगा। फिर जी शीलिंग जुड़वां बच्चों में से एक ने बात की। अजीब बात है, मैंने सुना है कि झाओ का योद्धा गया और बहुत सारे नीली आंखों वाले खरगोश खरीदे। आपको क्या लगता है कि उसे उनकी क्या जरूरत है? गारन की भौंस सिकुड़ गई। वह एक दुष्ट व्यक्ति है, इसलिए शायद वह चाहता होगा कि उन खरगोशों पर एक नए जहर का परीक्षण किया जाए। ग्रीन झाओ के बगल में स्क्रीन के सामने बैठा था। ऐसा लगता है जैसे गारन के लोगों को नहीं पता था कि ग्रीन पहले ही वापस आ चुका है, इसलिए वे रात को आराम करने के लिए तैयार थे। कल वह समय है जब वे अपनी चाल चलेंगे। तंबू शांत होने के बाद झाओ ने कहा, ऐसा लगता है कि महाद्वीप पर काले जादूगरों की प्रतिष्ठा वास्तव में अच्छी नहीं है। वह आदमी यहाँ तक सोचता है कि हम खरगोशों का उपयोग एक नए जहर का परीक्षण करने के लिए करने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है जैसे वह और उसकी सेना आज रात आराम करेंगे। ये हमारे लिए कार्रवाई करने का सही समय है। झाओ हंसे। परसेल डची के ग्रैंड ड्यूक ने हमें मारने के लिए किसी और को चाकू दिया है, लेकिन वह मेरे स्थान के बारे में नहीं जानता है जिससे हमें सुनने की इजाजत मिलती है, अन्यथा हमें गारन के पीछे के लोगों का पता नहीं चल पाता। हरे ने सिर हिलाया। चूंकि परसेल कबीले का क्षेत्र ब्लैक वेस्ट के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में है, वे हमेशा हमारे लिए खतरा रहे हैं। हालांकि हमें जगह के कारण वास्तव में उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यह एक बड़ी परेशानी है। मूल रूप से हमारे पास अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अब जब हमारे पास पर्याप्त ताकत है तो हमें पहले परसेल कबीले के पीछे जाना चाहिए। ग्रीन की बात सुनकर मेरिन हंस पड़ी। मास्टर की जगह के साथ हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही वर्षों में सड़े हुए दलदल से जो ताकत हम हासिल कर सकते हैं, उससे हम एक झटके में परसेल कबीले को बाहर निकाल सकते हैं और उनकी डची पर कब्जा कर सकते हैं। भले ही वे हमें ब्लैक वेस्ट की बेहतर स्थिति के बारे में पता लगाना था, वे हमें कैसे रोकेंगे? और मत भूलो, कुछ दशकों के बाद ब्लॉकहेड, रॉकहेड और मेघ बड़े हो गए होंगे। खेती में उनकी प्रतिभा के साथ हमारा बुरा कबीला अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये लड़ाई हार गए तो इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने नहीं सोचा था कि परसेल कबीला हमें मारने के लिए इस सेना को बनाने के लिए इतनी मेहनत करेगा। हमें तैयारी करनी होगी। हम उन्हें ये सोचने नहीं दे सकते कि हमें नीचे गिराना इतना आसान है। मेरिन के शब्दों के बावजूद झाओ चिंतित दिखे। लेकिन अगर उन्हें ब्लैक वेस्ट के बारे में पता चल जाए तो कुलीन लोग हमारे खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, न कि सिर्फ किसी एक रईस द्वारा हमला किया जा सकता है। हमारी ताकत के साथ भी क्या वे अजेय नहीं होंगे? हरे ने व्यंग्य किया। मास्टर उन लोगों के बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। वे सिर्फ कंजूस लोगों का एक समूह है जो पैसे के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं करते हैं। अगर वे एक साथ आने की हिम्मत भी करते हैं तो हम पहले उन पर हमला करेंगे। आपको क्या लगता है कि पुराने अभिजात वर्ग का विकास कैसे हुआ? आपने मारा जब तक वे आपकी ताकत को नहीं पहचान लेते। ग्रीन ने जो कहा उससे झाओ की आंखें चमकने से बच नहीं सकी, फिर वह हंसे। हाँ, दादाजी ग्रीन जो कहते हैं वह सही है। ऐसा लगता है जैसे मेरे विचार बहुत निराशावादी थे। झाओ निराशावादी था क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में एक ओटाकू था। ओटाकू की एक विशेषता ये थी कि वे डरपोक थे। इसके अलावा एडम की यादों से उसे समझ आया कि वे रईस कितने महान और शक्तिशाली हैं। अवचेतन रूप से इससे वह भयभीत हो गया जब उसे पता चला कि यह सेना उनमें से एक की थी। वह उन लोगों का सामना नहीं करना चाहता था जो उसके खेत के प्रति आसक्त हो जाएंगे और मन में सोचेंगे कि वे और उनके बच्चे उसके ब्लैक वेस्ट में जा सकेंगे। लेकिन ग्रीन ने जो कहा उससे ऐसा लगा जैसे झाओ को दूसरा रास्ता देखने के लिए एक खिड़की खुल गई हो। वह किसी रईस का सामना करने से पहले थोड़ा मजबूत होना पसंद करता, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर वह इस दुनिया में सीधे खड़ा होना चाहता है तो उसे उन लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। इस विचार के साथ झाओ ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, काश मुझे वाटर ऑफ नथिंगनेस के लिए एक मारक मिल जाता तो मैं और भी मजबूत हो जाता। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, तुरंत आवाज आई, मेजबान के आनुवंशिक दोष को दूर करने के लिए आपको स्तर 20 तक पहुंचने की आवश्यकता है। फैक्ट्री खोलने के बाद ये किया जा सकता है। झाओ और विला में बाकी सभी लोगों ने सुना कि आवाज क्या कह रही थी, लेकिन झाओ के विपरीत उन्हें नहीं पता था कि इस अचानक वाक्य का क्या मतलब है। भले ही वे नहीं जानते थे, झाओ के लिए इस वाक्य का अर्थ बहुत स्पष्ट था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वाटर ऑफ नथिंगनेस उसे आनुवंशिक दोष देगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जादू या मार्शल आर्ट नहीं सीख सका। लेकिन उसकी खुशी के लिए एक बार जब वह 20 के स्तर पर पहुंच जाएगा तो वह अपने क्षेत्र के अंदर एक कारखाना खोलने में सक्षम होगा, साथ ही अपने दोषपूर्ण जीन की मरम्मत भी करेगा। झाओ हंसे बिना नहीं रह सका। सभी ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। जब झाओ थोड़ा शांत हुआ तभी ग्रीन ने पूछा, मास्टर उन शब्दों का मतलब क्या है और आप क्यों हंस रहे हैं? झाओ शायद शांत था, लेकिन वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। मैं बस इस बारे में सोच रहा था कि मेरे शरीर पर वाटर ऑफ नथिंगनेस के प्रभाव को कैसे हल किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप स्थानिक आवाज ने जो कहा। वह इस बिंदु पर रुक गया, लेकिन ग्रीन देख सकता था कि वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। ग्रीन और मेरिन मूर्ख नहीं थे। उन्हें थोड़ा स्तब्ध महसूस हुआ क्योंकि वे अनुमान लगाने लगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है, जिससे वे खड़े हो गए। मालिक। झाओ ने सिर हिलाया। हाँ, एक बार जब स्थान 20 के स्तर तक पहुंच जाएगा तो मैं उस समस्या को हल करने में सक्षम हो जाऊंगा जो वाटर ऑफ नथिंगनेस ने मेरे शरीर में की थी। ग्रीन के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे झाओ पर विश्वास नहीं था। मास्टर, आप मजाक नहीं कर रहे हैं। यह एक मजाक नहीं है। झाओ हंसे। ग्रीन और मेरिन भी हंस रहे थे, लेकिन ये सिर्फ वे ही नहीं थे, बल्कि ब्लॉकहेड और रॉकहेड भी थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह स्थान वाटर ऑफ नथिंगनेस का समाधान भी दे सकता है। अगर ऐसा है तो मानो उनकी चिंताएं दूर हो गई हैं। वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि वाटर ऑफ नथिंगनेस ने झाओ के शरीर पर क्या प्रभाव डाला। इसके कारण झाओ अधिक से अधिक केवल कुछ दशकों तक ही जीवित रह पाएगा, इसलिए ये स्थान केवल कुछ दशकों तक ही अस्तित्व में रह पाएगा। लेकिन एक बार झाओ ठीक हो गया तो वह जादू और मार्शल आर्ट सीखने में सक्षम हो जाएगा, जिससे उसका प्राकृतिक जीवनकाल बढ़ जाएगा। अब जब उन्होंने सुना कि शून्यता के पानी का कोई समाधान है तो वे निश्चित रूप से खुश हुए।
ग्रीन ने तुरंत पूछा, मास्टर, जगह को पहले की तरह समतल करने के लिए क्या हमें अभी भी कुछ विशेष पौधे ढूंढने की जरूरत है? झाओ ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि स्तर बढ़ाने का ये सबसे तेज तरीका है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। पिछली बार दादाजी ग्रीन आप बहुत सी चीजें लाए थे जिससे अंतरिक्ष को 10वें स्तर तक पहुंचने में मदद मिली, जिसमें कुछ सामान्य चीजें भी शामिल थीं। लेकिन इससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे डर है कि यह उतना आसान नहीं होगा। ग्रीन ने बुरा चेहरा बनाया, फिर उन्होंने कहा, हमें अंतरिक्ष के विकास पर ध्यान देना चाहिए और किसी और चीज पर नहीं। 20 के स्तर तक पहुंचने के लिए जगह प्राप्त करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। वे जो कह रहे थे उस पर मेरिन ने सिर हिलाया। मूल रूप से वे बुडा कबीले को पैसा कमाने में मदद करने के लिए जगह विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार यह अलग था। एक बार जब स्थान पर्याप्त रूप से मजबूत हो गया तो ये झाओ के शरीर में समस्या का संभावित समाधान प्रदान कर सकता है और कुछ मायने नहीं रखता। वाटर ऑफ नथिंगनेस का इलाज कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। झाओ ने कुछ नहीं कहा, केवल एक नजर से वह बता सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। उनके लिए उनकी सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती थी। सच कहें तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह भी जल्द से जल्द अपने शरीर से वाटर ऑफ नथिंगनेस को बाहर निकालना चाहेगा ताकि उसे जादू और मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिल सके। अपने पिछले जीवन में वेब उपन्यासों के उदय के साथ लगभग हर किसी ने शक्तिशाली मार्शल आर्ट या चमकदार जादू सीखने का सपना देखा था। उन्होंने एक रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करने और इन अद्भुत क्षमताओं को हासिल करने का सपना देखा। लेकिन यद्यपि झाओ दूसरी दुनिया में चला गया, इस शरीर ने शून्यता का पानी पी लिया था, इसलिए उसके लिए जादू और मार्शल आर्ट सीखना असंभव था। वह अपने लिए खेद महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब जब एक संभावित समाधान था तो झाओ को निश्चित रूप से बहुत खुशी महसूस हुई। 2 घंटे से अधिक समय के बाद आखिरकार सभी का मूड शांत हो गया, हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी उत्साह की हल्की झलक थी। अब तक स्क्रीन पर छवि धुंधली हो चुकी थी। गारन ने एक जादुई दीपक जलाया था और अभी भी तंबू के अंदर लोगों से बातें कर रहा था। बाहर रहते हुए भाड़े के सैनिक खाना पकाने में व्यस्त थे। ये देखकर कि वे भाड़े के सैनिक क्या कर रहे थे, मेरिन को याद आया कि उसे अब खाना बनाना चाहिए, इसलिए वह जल्दी से खाना बनाने के लिए उठ गई। साथ ही मेघ से दासों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। रात के खाने के बाद झाओ ने शिफ्ट को भूत कर्मचारियों के साथ अंतरिक्ष से बाहर भेजा और उसे उन हथियारों को खोजने के लिए कहा। शिफ्ट घाटी की परिधि के चारों ओर घूम गई। सौभाग्य से वह आत्मा की आग से बनी आंखों वाला एक मरे नहीं था, इसलिए अंधेरे का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपना रास्ता ढूंढने में सक्षम था। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि अंधेरा उसके लिए फायदेमंद था। वे हत्यारे एक एक करके स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। जाहिरा तौर पर उन्हें जोड़े में सुरक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और सभी ने मिलकर शिविर के चारों ओर एक विशाल रक्षा नेटवर्क बनाया। यदि कोई शिविर में चोरी छिपे प्रवेश करना चाहे तो उसे खोज लिया जाएगा। आखिरकार वह सभी 100 हथियारों की स्थिति का पता लगाने में सक्षम हो गया। इसमें 1 घंटे से अधिक समय लग गया और अब तक अधिकांश भाड़े के सैनिक सो चुके थे। यहाँ तक कि गारन और अन्य 2 जादूगर भी आराम कर रहे थे। केवल 3 उन्नत योद्धा वहां निश्चल बैठे थे। 3 आदमियों को देखकर ग्रीन का चेहरा डूबने से बच नहीं सका। उसे लगा कि ये तीनों बहुत हत्यारे हैं और हत्यारे की राह पर चलने में माहिर हैं। ऐसे लोगों से निपटना सबसे बुरा था। शिविर में कुछ भी नहीं होता देख झाओ ने ग्रीन की ओर रुख किया और कहा, दादाजी ग्रीन, हमें आराम करना होगा। हम आधी रात तक अपना कदम नहीं उठाएंगे। जब वे मृतकों की तरह सो रहे होंगे तो यही होगा हमला करने का सबसे उपयुक्त समय। शिविर पर नजर डालने के बाद ग्रीन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलिए आराम करते हैं। मेरिन और बाकी सभी लोगों के साथ खड़े होने के बाद झाओ ने शिफ्ट को वापस बुलाया और उसे लिविंग रूम में स्क्रीन देखने के लिए कहा। अगर कुछ भी घटित हो या आधी रात हो गई हो और वह अभी तक नहीं उठा हो तो उसे तुरंत फोन करना चाहिए। उसके बाद झाओ अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे हुए झाओ को नींद नहीं आ रही थी। आज अंतरिक्ष ने उसे ऐसा सरप्राइज दिया था। ऐसी आशा थी कि वह जादू और मार्शल आर्ट सीखने में सक्षम हो सकता है, जिससे झाओ उत्साहित महसूस कर रहा था। बिस्तर पर रहते हुए वह जो सीख सकता था उसके बारे में विचार उसके दिमाग में घूमते रहे जब तक कि वह अनजाने में सो नहीं गया। झाओ सो रहा था तभी अचानक उसकी नींद टूट गई और आवाज ने उसे बताया कि मूली पक गई है। उसने समय देखा, इतनी देर नहीं हुई थी, इसलिए वह बिस्तर से उठा और मूली तोड़ ली। जब वह लिविंग रूम में लौटा तब तक रात के 11 बज चुके थे। ग्रीन अभी भी ऊपर था। वह लिविंग रूम में बैठा स्क्रीन की ओर देख रहा था। हालांकि थोड़ा अंधेरा था, फिर भी वे शिविर की स्थिति देख सकते थे। स्क्रीन के जादू से चाहे बाहर कितना भी अंधेरा क्यों न हो, वे हमेशा 500 मीटर व्यास के दायरे में देख सकेंगे। जब ग्रीन ने झाओ को अंदर आते देखा तो उसने कहा, मास्टर, काफी देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। झाओ ने सिर हिलाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भीड़ उसके निर्देशों का इंतजार कर रही थी। शिफ्ट, अब आप बाहर निकलेंगे और जादूगर के तंबू में गोता लगाएंगे। याद रखें, आपका एकमात्र लक्ष्य गारन है। आपको किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट ने सलाम किया, फिर झाओ कुछ अन्य काले जादूगरों की ओर मुड़ा। स्केल्स, ब्रिक, तुम उन हथियारों से निपटने के लिए 500 मरे हुए लोगों को घाटी की परिधि में लाएंगे। उन्हें भागने मत दो। तराजू और ईंट ने भी सलाम किया। झाओ फिर ग्रीन की ओर मुड़ गया। दादाजी ग्रीन, मैं आपके पता लगाने के लिए दुश्मनों को शिविर के अंदर छोड़ दूंगा। हरे ने सिर हिलाया। आपके मरे हुए और अन्य 6 काले जादूगरों को मुख्य रूप से जीशी लिंग जुड़वा से निपटना चाहिए। अपने आध्यात्मिक हमले के साथ उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और शेष 3 उन्नत योद्धाओं को मेरिन द्वारा संभाला जाना चाहिए। जहां तक आपकी बात है मास्टर, आपको यहीं रुकना चाहिए और जगह नहीं छोड़नी चाहिए। झाओ को कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी मानसिक आयु 30 वर्ष से अधिक थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अब एक आवेगशील युवक नहीं था। वह जानता था कि अगर वह जगह छोड़ेगा तो उसे मार दिया जाएगा। जब ग्रीन ने झाओ को बाहर न जाने के लिए सहमत होते देखा तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे डर था कि झाओ इस लड़ाई में भाग लेना चाहेगा। इसके बाद ग्रीन ने ब्लॉकहेड और रॉकहेड के साथ साथ मेघ की ओर रुख किया और कहा, आप तीनों भी लड़ेंगे। यदि आप एक शक्तिशाली योद्धा या जादूगर बनना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे बढ़ने में मदद करने के लिए निरंतर लड़ाई की आवश्यकता है। आज रात एक है अच्छा अवसर, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। उन तीनों ने सिर हिलाया। काम पूरा होने के बाद ग्रीन ने झाओ की ओर रुख किया। मास्टर, हम तैयार हैं। झाओ ने सिर हिलाया, फिर उसने शिफ्ट को बाहर भेज दिया। उसके बाद उसने ग्रीन और बाकी सभी को, जिसमें उसकी मरे हुए लोगों की सेना भी शामिल थी, कई बिंदुओं पर भेजा जिन्हें उन्होंने चिन्हित किया था। ये झाओ की नई क्षमताओं में से एक थी जिसे उन्होंने खोजा था।
जब तक ये 500 मीटर व्यास की उसकी निगरानी सीमा के भीतर था, जब वह किसी को बाहर भेजता था तो वह स्वतंत्र रूप से उस स्थान को चुन सकता था जहां वह उन्हें भेज सके। यह उनकी आक्रमण रणनीति के लिए बहुत सुविधाजनक था। शिविर में शिफ्ट दिखाई दी और अदृश्य रूप से घूम रही थी। स्क्रीन पर लाल बिंदु के कारण झाओ केवल उसे देख पा रहा था। अदृश्यता आवश्यक रूप से एक ऐसी क्षमता नहीं थी जो केवल जादू से ही की जा सकती थी। एक विशेष प्रशिक्षित हत्यारा भी अदृश्यता सीख सकता है। लेकिन हालांकि अदृश्यता बहुत जादुई लगती थी, सामान्य तौर पर उन्नत स्तर के जादूगरों और योद्धाओं को इसकी परवाह नहीं थी। भले ही अदृश्यता आपके शरीर को छिपा सकती है, फिर भी आप किसी उन्नत जादूगर या योद्धा के करीब नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वे अभी भी आपकी जादुई या मार्शल आर्ट ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम होंगे। फिर भी एक बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हत्यारा अपनी सांसों को इस हद तक छिपा सकता है कि एक उन्नत जादूगर के लिए उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जादूगर के तंबू में गोता लगाते ही शिफ्ट ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, एक सफेद रोशनी चमकी जैसे कोई भयंकर बम फट गया हो। अच्छा नहीं है। मेरिन और ग्रीन एक ही समय में हौंकने लगे। स्क्रीन से झाओ ने भी देखा कि क्या हुआ था। एक विचार के साथ वह शिफ्ट को खतरे से बाहर निकालने में कामयाब रहा और उसे ग्रीन के बगल में एक पूर्व निर्धारित स्थान पर रख दिया। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया उतनी तेज नहीं थी क्योंकि शिफ्ट को अभी भी कुछ चोटें लगी हुई थीं। अचानक जादुई चेतावनी रोशनी तंबू से निकलकर आसमान में चमकने लगी, जिससे पूरा शिविर जगमगा उठा। शिविर में सभी लोग जागने लगे। पहले 3 उन्नत योद्धा थे जो तुरंत अपने तंबू से बाहर निकल गए। उनके चेहरे हमेशा 1000 साल पुरानी बर्फ की तरह शांत रहते थे, लेकिन उन्होंने बाहर जो देखा उससे उनके चेहरों का रंग बदलना शुरू हो गया। पूरे कैंप की स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। जहां भी देखो वहां विशाल मरे हुए लोग थे जिनकी संख्या 1000 से अधिक थी। वे पागल भैंसे की भांति छावनी के चारों ओर दौड़ रहे थे। कई सामान्य योद्धा इससे पहले कि वे अपने तंबू छोड़ने में सक्षम होते, मरे लोगों द्वारा कुचलकर मार दिए गए। और जो लोग समय पर बाहर निकलने में सक्षम थे, उन्हें भी मरे हुए लोगों से लड़ना शुरू करना पड़ा, लेकिन निस्संदेह वे योग्य प्रतिद्वंद्वी भी नहीं थे। एक ही क्षण में 300 योद्धाओं में से 100 से भी कम जीवित बचे थे। तीनों उन्नत योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मरे हुए जीव अत्यधिक विषैले थे। एक साधारण योद्धा मरे हुए व्यक्ति के एक स्पर्श मात्र से विषैला हो जाता था। विषाक्त पदार्थों के प्रसार को दबाने के लिए उन्हें अपने सभी मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करना पड़ा। यदि वे दमन नहीं कर सके तो उनके शरीर तुरंत हरे रंग में सड़ जाएंगे और वे मृत होकर जमीन पर गिर जाएंगे। वापस लड़ने के उनके दयनीय प्रयासों से 200 से अधिक योद्धा पहले ही मारे जा चुके थे, जिनमें से कुछ इस घातक विष से मारे गए थे। 3 उन्नत योद्धा इस बात से भी चिंतित थे कि भले ही उन्होंने घाटी के चारों ओर हथियारों की एक परिधि स्थापित की थी, लेकिन उन्हें उनसे इन मरे हुओं के बारे में कोई चेतावनी नहीं मिली थी। हत्यारे भी उनकी सहायता के लिए लौटने में विफल रहे थे। इससे उन्हें एक अशुभ अनुभूति हुई। जब वे वहां खड़े थे तो उन्होंने जो देखा उससे स्तब्ध होकर 2 नीले पानी के ड्रैगन सीधे उन पर झपटे। तीनों उन्नत योद्धा तुरंत ठीक हो गए, फिर उन्होंने अपनी तलवारें निकाल लीं। उनकी तलवारें आम तलवारों की तरह नहीं थी जो महाद्वीप पर पाई जा सकती थीं। वे बलात्कारियों के समान थे, पतले थे और छुरा घोंपने के लिए थे। आमतौर पर कुलीन लोग इन्हें सजावट के लिए अपनी कमर पर पहनते थे, लेकिन ये तलवारें जो उन्नत योद्धाओं के पास थीं, काफी भिन्न थीं। ब्लेड काला था, लेकिन उसमें लाल रंग के निशान भी दिखे। यह एक ऐसा हथियार था जो मारने के लिए तैयार दिखता था। 3 उन्नत योद्धाओं में से 2 ने अपनी तलवारें मारी और अंततः पानी के ड्रैगन को मार गिराया, फिर वे सभी मीरिन पर टूट पड़े। इस बीच मेग, ब्लॉकहेड और रॉकहेड कुछ सामान्य योद्धाओं से लड़ रहे थे। उन्होंने उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के विरुद्ध लड़ाई में भाग लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तीनों को युद्ध का कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, लेकिन उनकी ताकत इन घबराए हुए सामान्य योद्धाओं से निपटने के लिए पर्याप्त थी। तभी जादूगर के तंबू से एक धमाका हुआ। तंबू टूट गया और 2 विशाल पत्थर की आकृतियां ऊपर उठ गईं। पत्थर के दिग्गज पहाड़ की तरह मजबूती से खड़े थे। वे बहुत ऊंचे थे, लगभग 7 से 8 मीटर। उनके सिर पर एक गोल शिला बनी हुई थी, हालांकि इसमें मानव चेहरे की स्पष्ट विशेषताएं थीं। जाहिर है, इन 2 पत्थर के दिग्गजों को जीशी लिंग जुड़वां द्वारा बुलाया गया था। वे ही थे जिन्होंने जुड़वा बच्चों को प्रसिद्ध बनाया। गारन जीशी लिंग जुड़वां बच्चों के बीच खड़ा था। उसके एक हाथ में जादुई छड़ी और दूसरे हाथ में लोहे की किताब थी। उसने ठंडी आंखों से इधर उधर भागते मरे लोगों को देखा। हम्फ, बेशर्म खलनायक, क्या तुम इसी तरह हमला करने की योजना बना रहे हो? गारन ने आयरन बुक खोली और अचानक भारी मात्रा में सफेद रोशनी आकाश में गिरी। प्रकाश धीरे धीरे सफेद गोले में बदल गया, जो फिर उल्काओं की तरह पूरी घाटी में जमीन पर गिर गया। जब मेरिन ने यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। अरे, यह आने वाली रोशनी है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह आयरन बुक में सील किए गए मंत्रों में से एक है। कमिंग लाइट्स 6ठे स्तर का प्रकाश मंत्र था। यह कोई आक्रमण मंत्र नहीं था, बल्कि प्रभाव क्षेत्र उपचार मंत्र था। इससे इंसानों या आत्मिक जानवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि यह मरे हुओं के लिए घातक था। हो सकता है कि यह उच्च स्तर के मरे लोगों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो, लेकिन यह बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। गारन द्वारा जारी किया गया यह मंत्र यकीनन इस स्थिति में सबसे उपयोगी हो सकता है। अपने प्रभाव के बड़े क्षेत्र के कारण यह मरे हुए लोगों की इस सेना को मार गिरा सकता है, और यहां तक कि नशे में धुत और अन्य मरे हुए काले जादूगरों को भी घायल कर सकता है। ये देखकर कि अंतरिक्ष के बाहर क्या हो रहा था, झाओ दबाव में था। अपने मरे हुओं को इस जादुई हमले से बचाने का तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। वह मरे हुए को वापस अंतरिक्ष में खींचने वाला था, तभी अचानक आवाज आई, रेडियोधर्मी किरणों की खोज। प्रकाश को अवशोषित करना। विश्लेषण। प्रकाश किरणें विकिरण चिकित्सा के समान हैं। प्रकाश किरणें रोबोटिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचाती हैं। रोबोटिक वस्तुओं में सुधार। आवाज फीकी पड़ने के बाद घाटी के सभी मरे हुए लोग हरी रोशनी चमकाने लगे। मरे हुओं की हड्डियां जल्द ही बिल्कुल स्पष्ट हो गईं। अब जब उन पर बिजली का जादू चला तो उसका कोई असर नहीं हुआ। झाओ इस पर शून्यता से देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। माना जाता है कि अंतरिक्ष ने मरे हुए लोगों को सुधार दिया था ताकि वे प्रकाश से प्रभावित न हो, लेकिन उन्होंने मरे हुए लोगों को सुधार के लिए अंतरिक्ष में लाने के लिए एक छेद भी नहीं खोला। तो अंतरिक्ष ने ये कैसे किया? झाओ तब तक हैरान था जब तक उसने शिफ्ट को नहीं देखा, जो ग्रीन के साथ लड़ रही थी। शिफ्ट घायल हो गया था, लेकिन वह अभी भी घूम सकता था और लड़ सकता था। अपने चेहरे पर विस्मय के भाव के साथ झाओ को अंततः समझ में आया कि अंतरिक्ष ने मरे हुए को कैसे बेहतर बनाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिफ्ट ने भूत स्टाफ को पकड़ रखा था। वह कर्मचारी अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब उसे प्रकाश का जादू महसूस हुआ तो उसने अंतरिक्ष को मरे हुओं में सुधार करने की अनुमति दी।
ये समझकर झाओ हंसे बिना नहीं रह सका। उसने पहले बूथ कर्मचारियों को शिफ्ट से वापस लेने की जहमत नहीं उठाई थी क्योंकि कर्मचारी झाओ से बंधा हुआ था। अन्य लोगों के लिए इसका उपयोग करने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि शिफ्ट भी इसे इधर उधर ले जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अगर किसी ने वास्तव में इसे छीन लिया तो झाओ एक विचार से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि वह कर्मचारियों को वापस लेने की जल्दी में नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप यह अप्रत्याशित लाभ हुआ। शिविर में सभी ने यह भी देखा कि प्रकाश का मरे हुए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मूल रूप से मरे हुए लोग धीरे धीरे घूम रहे थे क्योंकि प्रकाश उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड की तरह जला रहा था, लेकिन हरे रंग की रोशनी के साथ चमकने के बाद वे और अधिक जोरदार लग रहे थे। न तो योद्धा और न ही गारन समझ सके कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ग्रीन और मेरिन समझ गए। ये जगह की वजह से था। जब गारन ने देखा कि मरा हुआ प्रकाश पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत फिर से आयरन बुक का उपयोग किया और जल्द ही हल्के जादू ने उसके शरीर को घेर लिया, जिससे एक चमकदार सफेद परी बन गई। देवदूत ने सफेद वस्त्र पहने थे और उसके पंखों का विस्तार 50 मीटर लंबा था। इसके हाथों में एक बड़ी सफेद ढाल थी जिस पर एक शक्तिशाली शेर के चेहरे का पैटर्न बना हुआ था। यह छठे स्तर का प्रकाश मंत्र था, एंजल्स प्रोटेक्शन। निस्संदेह यह कोई वास्तविक देवदूत नहीं था, यह सिर्फ एक जादू था जिसने इस छवि को बनाने के लिए प्रकाश तत्वों को प्रक्षेपित किया। इस मंत्र का प्रयोग रक्षा के लिए किया जाता था। एंजल्स प्रोटेक्शन जारी करने के बाद गारन ने किताब हटा दी और फुसफुसाकर एक जादू कर दिया, जिससे जीशी लिंग जुड़वां बच्चों के चारों ओर जादू की एक परत बन गई, जो मरे हुए लोगों से लड़ने के लिए अपने पत्थर के दिग्गजों को भेज रहे थे। पत्थर के दिग्गज न केवल मजबूत थे, बल्कि वे अपने कुछ हिस्सों को प्रक्षेप्य के रूप में भी फेंक सकते थे। बाद में वे अपने शरीर के लिए नए भागों की रचना करने के लिए जमीन से पृथ्वी तत्व को अवशोषित कर सकते थे। उनसे निपटना बहुत कठिन था। अब तक सभी सामान्य योद्धा मारे जा चुके थे, केवल 3 उन्नत योद्धा और गारन और अन्य 2 जादूगर बचे थे। वे साधारण योद्धा मरे हुए लोगों के विरुद्ध योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, इसलिए उनकी विफलता अवश्यंभावी थी। जहां तक हथियारों की बात है, उनमें से कोई भी स्केल्स और ब्रिक के नेतृत्व वाले मरे हुओं से बच निकलने में सक्षम नहीं था। परिणाम ये हुआ कि 3 उन्नत योद्धा और 3 जादूगर 1000 से अधिक मरे हुओं से घिरे हुए थे। अगर वे भागना चाहते तो यह आसान नहीं होता। ग्रीन और मेरिन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके और उन्होंने 3 उन्नत योद्धाओं के खिलाफ अपने हमले जारी रखे। ग्रीन को लगा कि ये तीनों बहुत हत्यारे थे, इसलिए अगर उसने उन्हें थोड़ी सी भी सांस लेने की जगह दी तो वे भागने का मौका ले सकते थे। जहां तक गारन का सवाल है, उसका बचना असंभव था। वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। उनके प्रकाश मंत्र काले जादू को रोकते हैं, इसलिए उन्हें मरे हुए लोगों के खिलाफ घातक होना चाहिए। लेकिन उनके हमले का कोई असर नहीं हुआ। जीशी लिंग जुड़वां बच्चे कुछ भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। यद्यपि उनके पत्थर के दिग्गज शक्तिशाली थे, उन्हें बनाए रखने के लिए जादुई आवश्यकता बहुत बड़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें ध्यान केंद्रित करना था ताकि वे उन्हें सावधानीपूर्वक नियंत्रित कर सकें। एक बार जब उन्होंने पत्थर के दिग्गजों को बुलाया तो अन्य जादू का उपयोग करना मुश्किल हो गया। हालांकि इस मामले में पत्थर के दिग्गजों को बुलाना सबसे अच्छा विकल्प माना जा सकता है। पत्थर के दिग्गज विशाल और मजबूत थे, वे अपने शरीर के कुछ हिस्सों को गुलेल से मार सकते थे और जहर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें अभी तक मरे हुए लोगों से हार का सामना नहीं करना पड़ा है। दुर्भाग्य से केवल पत्थर के दिग्गज ही ऐसे थे जो इन मजबूत मरे हुए लोगों का विरोध करने में सक्षम थे। जब गारन को पता चला कि उसका हल्का जादू मरे हुए लोगों के खिलाफ बेकार था, तो उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अपने साथियों के पीछे खड़े होने और वहां से उनका समर्थन करने का फैसला किया। यह महाद्वीप पर एक सामान्य रणनीति थी। प्रकाश जादूगरों के प्रसिद्ध होने का एक कारण उनके प्रकाश मंत्रों के उपचार गुणों के अलावा काले जादू को रोकने की क्षमता भी थी। महाद्वीप में हल्का जादू उपचार का सबसे प्रभावी रूप था। यह न केवल चोटों का इलाज कर सकता है, बल्कि यह लोगों को अपना जादू जल्दी ठीक करने में भी मदद कर सकता है। हालांकि उन्नत प्रकाश जादूगर कमजोर नहीं थे, उनकी आक्रमण शक्ति तुलनात्मक रूप से अन्य प्रकार के जादूगरों की तुलना में कम थी। ठीक इसी कारण से कि जब आपकी टीम पर कोई हल्का जादूगर होता था तो उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान सबसे पीछे होता था। इस स्थिति से वह आपके घावों को ठीक कर सकता है और आपका जादू बहाल कर सकता है। इस पद्धति के साथ जीशी लिंग जुड़वां बच्चों के पीछे खड़े होकर गारन समय समय पर अपना जादू बहाल करेगा। उसी समय 3 उन्नत योद्धा उसका समर्थन हासिल करने के लिए गारन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ग्रीन उनके इरादों को जानता था, इसलिए उसने तुरंत आक्रामक कदम उठाया, साथ ही मरे हुए लोगों को उन्हें घेरने के लिए कहा। हालांकि मरे हुए लोगों को ड्रंक के आदेश के अधीन माना जाता था, लेकिन वे कम से कम इतने समझदार थे कि उन्हें पता था कि ग्रीन की पहचान ड्रंक से भी अधिक है, इसलिए मरे हुए लोग स्वाभाविक रूप से ग्रीन की बात सुनेंगे। ये सब तब हो रहा था जब झाओ चुपचाप लिविंग रूम में बैठा लड़ाई देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब अंतरिक्ष में एक स्वर गूंजा। तीनों उन्नत योद्धा कड़ी लड़ाई में थे। न केवल उन्हें गारन का जादुई समर्थन हासिल नहीं हुआ, बल्कि उन्हें 2 विशेषज्ञों ग्रीन और मेरिन का भी सामना करना पड़ रहा था। साथ ही वे मेग, ब्लॉकहेड, रॉकहेड, काले जादूगरों और मरे हुए सेना से घिरे हुए थे। उनके लिए इतने लंबे समय तक जीवित रहना पहले से ही एक चमत्कार था। ये तीनों बहुत शक्तिशाली योद्धा थे जिन्हें अत्यंत कठोर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। अगर ऐसा न होता तो उन्हें डर है कि वे पहले ही मारे जा चुके होते। फिर भी स्थिति खतरनाक थी। वे सभी घायल थे और उनके घावों में मरे हुए लोगों के विषाक्त पदार्थ थे। उन्हें विषाक्त पदार्थों को दबाने के लिए अपने मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा उन्हें जहर देकर मार दिया गया होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें आंशिक रूप से अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों को दबाने पर ध्यान केंद्रित करना था, जिससे उनके हमलों और बचाव में इतनी गिरावट आई थी। साथ ही 8वें स्तर के योद्धा और 8वें स्तर के जादूगर के खिलाफ लड़ना पहले से ही कठिन था। लेकिन मार्शल आर्ट में उनके कौशल के कारण ग्रीन और मेरिन के लिए उन्हें मारना अभी भी इतना आसान नहीं होगा। ऐसा तब तक था जब तक शिफ्ट लड़ाई में शामिल नहीं हो गई। शिफ्ट का मूल लक्ष्य गारन माना जाता था, लेकिन अभी गारन ने खुद को सुरक्षात्मक जादू से आशीर्वाद दिया था। शिफ्ट की वर्तमान क्षमताओं के साथ उसके लिए उस जादू को दरकिनार करना और गारन तक पहुंचने के लिए 2 जादूगरों को पार करना असंभव था। इसलिए उसे अपना लक्ष्य 3 उन्नत योद्धाओं पर बदलना पड़ा। लेकिन उन्नत योद्धा एक ऐसी ही स्थिति में थे जिसमें वे अपनी मार्शल आर्ट से अपनी रक्षा कर रहे थे। लेकिन समय के साथ शिफ्ट को पता था कि एक अवसर सामने आएगा। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, साथ ही विष के प्रभाव को महसूस करने के बाद उन योद्धाओं ने अंततः अपनी सतर्कता कम कर दी। यही उसका मौका होगा। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक जो हथियारों को सीखना चाहिए वह था धैर्य। एक अवसर आया जब मेरिन ने 3 उन्नत योद्धाओं की ओर एक जल ड्रैगन भेजा।
दो योद्धाओं ने जल ड्रैगन का स्वागत किया क्योंकि वे इसे तितर-बितर करने की योजना बना रहे थे जैसा कि उन्होंने पिछले दो के साथ किया था। बेशक इससे एक पल के लिए योद्धाओं में से एक अकेला रह गया। इस बिंदु पर शिफ्ट अचानक हवा में प्रकट हुआ और उसने अपनी तलवार उन्नत योद्धा में घोंप दी। पूरी रात लड़ने के बाद निस्संदेह उन्नत योद्धा थक जाएगा और उसकी प्रतिक्रिया की गति धीमी हो जाएगी। जब तक उसे अपने पीछे शिफ्ट होने का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिफ्ट की तलवार योद्धा के सिर और मुंह को चीरती हुई बाहर निकल गई। वह मृत है। शिफ्ट ने तलवार नहीं निकाली। इसके बजाय उसने इसे जाने दिया क्योंकि डार्ट्स उसके हाथों से उड़कर सीधे अन्य दो उन्नत योद्धाओं की ओर जा रहे थे। डार्ट फेंकने के बाद शिफ्ट जमीन पर लुढ़क गई और फिर सबके सामने से गायब हो गई। इस समय तक मृत योद्धा का शरीर जमीन पर गिर गया। दो अन्य उन्नत योद्धा डार्ट्स को गिराने में सक्षम थे लेकिन वे मेरिन के जल ड्रैगन को रोकने में विफल रहे जो एक योद्धा को जमीन पर पटकने में कामयाब रहा। इससे पहले कि वह वापस उठ पाता मरे हुए लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने दो साथी भाइयों को मारा गया देखकर अंतिम उन्नत योद्धा आकाश की ओर चिल्लाया। अपनी तलवार लहराते हुए वह ग्रीन पर झपटा लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाता किसी काली चीज के ढेर ने उसे घेर लिया। ये काला जादू था कैद। वह चिल्लाया और नशे के जादू को तोड़ दिया लेकिन फिर वह अचानक लड़खड़ा गया। उसने नीचे देखा। उसके पैर ग्रीन गैस की चपेट में आ गए थे। इससे वह और भी क्रोधित हो गया। वह जानता था कि यह निम्न स्तर का वायु मंत्र विंड था। आमतौर पर वह ऐसे निम्न स्तर के जादू की परवाह नहीं करता क्योंकि उसके लिए उसे रोकना असंभव था लेकिन वह इस बात से नाराज था कि इसने उसे धीमा कर दिया। उसने विंड को आसानी से तोड़ दिया लेकिन तभी मीरिन का फ्रॉस्ट सेबर स्टॉर्म जादू आ गया। यह एक उच्च स्तरीय जादू था जिसने पानी को बर्फ में संघनित किया फिर इसे एक बवंडर में बदल दिया जिससे एक विशाल मांस की चक्की का निर्माण हुआ। योद्धा का चेहरा बदलने से बच नहीं सका। वह जानता था कि यह जादू कितना शक्तिशाली था। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था उसने फ्रॉस्टस बेर तूफान पर अपनी तलवार घोंप दी और उसे हिलाने की कोशिश की। हालांकि तूफान गायब नहीं हुआ केवल थोड़ा नर्म हुआ। योद्धा ने तब एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे ऐसा लगे कि वह 5 तलवारों से लड़ रहा था जिससे उसे फ्रॉस्टस बेर तूफान को तोड़ने की अनुमति मिली। लेकिन जैसे ही तूफान टूटा बिजली जैसी तेज कोई चीज उसके गले में घुस गई। ग्रीन ने अपनी तलवार फेंक दी थी। यह एक हिट हत्या थी। एक पल में 3 उन्नत योद्धा मारे गए। एक बार जब वे मर गए तो सभी ने गारन पर ध्यान केंद्रित किया। गारन उतना अच्छा नहीं दिखता था और उसका चेहरा बदसूरत हो गया था। वह जानता था कि वह भाग नहीं पाएगा। उसके चारों ओर 1000 से अधिक मरे हुए लोग होने के कारण उसमें भागने का आत्मविश्वास नहीं था। मरे हुए धीरे धीरे उसके चारों ओर इकट्ठा होने के साथ गारन की आंखों में ठंडक चमक उठी और वह चिल्लाया, मैं मिस्टर झाओ को देखने का अनुरोध करता हूं। इस आक्रोश के कारण ग्रीन ने मरे हुए लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारन झाओ से मिलना चाहता था लेकिन झाओ गारन की आंखों की गहरी चमक को कैसे नोटिस नहीं कर सकता था। उसे सावधान रहना था इसलिए उसने स्केल्स को उसकी जगह लेने और गारन के सामने काले जादू के झाओ के रूप में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। इसके बाद झाओ ने एक और आदेश दिया जिसमें शिफ्ट को घोस्ट स्टाफ स्केल्स को देने के लिए कहा गया। स्केल्स एक मरा हुआ व्यक्ति था जो बोल नहीं सकता था और केवल आध्यात्मिक संबंध के माध्यम से ही संवाद कर सकता था। लेकिन जब तक स्केल्स ने भूतनी छड़ी पकड़ रखी थी झाओ इसके माध्यम से बात करने में सक्षम था। ऐसा नहीं था कि गारन ने झाओ को पहले कभी देखा था और स्केल्स ने काला लबादा पहना हुआ था। गारन को विश्वास करना चाहिए कि स्केल्स झाओ है। झाओ ने अपने होने का दिखावा करने के लिए स्केल्स को इसलिए चुना क्योंकि स्केल्स और ब्रिक ही थे जो घाटी की परिधि में हथियारों का सफाया कर रहे थे। इसलिए गारन ने स्केल्स को पहले कभी नहीं देखा था इसलिए उसके पास संदेह करने का कोई कारण नहीं था। मरे हुए लोगों की आड़ में शिफ्ट भूत कर्मचारियों को स्केल के हाथों में घुसाने में सक्षम था। एक बार जब स्केल्स के पास भूतिया लाठी थी तो वह तुरंत एक मरे हुए व्यक्ति की पीठ पर चढ़ गया। ये झाओ का मरा हुआ नहीं था क्योंकि उसे गारन के पास रखा गया था जो अपने आध्यात्मिक हमले को शुरू करने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। भले ही आध्यात्मिक हमला बहुत मजबूत नहीं था ये कुछ नुकसान करने में सक्षम होना चाहिए भले ही गारन 8वें स्तर का जादूगर हो। स्केल गारन की ओर बढ़ रहा था जब तक कि वह 30 मीटर दूर नहीं रुक गया। ये स्थिति अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। आमतौर पर इस दूरी से उस पर हमला करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ तक कि पत्थर के दिग्गजों को भी इतनी दूर तक पत्थर फेंकने में सक्षम होना चाहिए लेकिन स्केल के पास उनसे बचने के लिए पर्याप्त समय होगा। स्केल्स के पास आने पर ग्रीन ने देखा कि यह झाओ नहीं था बल्कि स्केल्स उस मरे हुए की पीठ के ऊपर खड़ा था। ग्रीन झाओ को पूरी जिंदगी जानता था तो वह कैसे नहीं जान सकता था कि यह झाओ नहीं है। स्केल्स को झाओ की जगह लेते देख ग्रीन को बहुत राहत महसूस हुई। वह इसके बहुत पक्ष में थे क्योंकि इससे झाओ की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ग्रीन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे स्केल्स का बलिदान होगा। जब तक झाओ सुरक्षित था सब ठीक था। एक बार जब स्केल्स स्थिर हो गए तो झाओ ने अपनी आवाज अपलोड की। अरे हाँ, मैं देख सकता हूँ कि मिस्टर गारन यहाँ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वह बात करना चाहते थे। झाओ के शब्दों से गारन की विडंबना कम नहीं हुई। गारन क्रोधित था लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि इस पर कार्रवाई करता। वह बचपन से ही होशियार था अन्यथा वह इस उम्र में 8वें स्तर का हल्का जादूगर नहीं बन पाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इससे पहले कभी किसी ने उनसे इतने भारी शब्द नहीं बोले थे। आखिरी बार उन्हें ऐसा व्यंग्य कब मिला था। हालांकि गारन ने विनम्र स्वर में बात करने की कोशिश की। मेरा अपमान मत करो मिस्टर झाओ। आप स्पष्ट रूप से मेरा नाम है इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने मिस्टर झाओ को परेशान किया है इसलिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। जब तक आप ऐसा करने को तैयार हैं हमें छोड़ें, मैं आपको आयरन बुक दूंगा। आप क्या सोचते हैं मिस्टर झाओ। बोलते समय उसकी बाहें आयरन बुक को थामते हुए आगे बढ़ी। झाओ की आवाज आई, तुम्हें मारने और किताब लेने से मुझे कौन रोक सकता है। जैसे ही झाओ के शब्द फीके पड़ गए गारन क्रोधित स्वर में चिल्लाया, तो फिर तुम मर सकते हो। उन्होंने आयरन बुक खोली और एक मुहर जारी की। एक विशाल सफेद रोशनी सीधे आकाश में गिरी। ग्रीन और मेरिन तुरंत स्केल्स की रक्षा के लिए चले गए। ग्रीन ने पत्थर के दिग्गजों के किसी भी हमले को रोकने के लिए खुद को तैनात किया जबकि मेरिन ने एक जादुई ढाल उठाई। हालांकि ये गारन द्वारा बुलाए गए मंत्र के विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा। आकाश में सफेद रोशनी एक विशाल प्रकाश तलवार में बदल गई जो सीधे तराजू के माध्यम से चलने के लिए तैयार थी। मेरिन को उसी क्षण पता चल गया कि यह बुरा है। यह एक प्रकाश तत्व आक्रमण जादू था, 7वें स्तर का प्रकाश मंत्र जिसे ब्लेड के परीक्षण के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसकी कास्टिंग का समय लंबा था, इसकी आक्रमण शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और इसमें लगभग किसी भी बचाव को नजरअंदाज करने की क्षमता थी। यहाँ तक कि 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी इसे रोक नहीं पाएंगे।
मेरिन की ढाल को तोड़ते हुए ब्लेड के परीक्षण को मार गिराया गया। लेकिन अचानक स्केल्स और उसके मरे हुए लोग गायब हो गए। 5 मीटर लंबी हल्की तलवार ने जमीन में काट दिया, जिससे 1 मीटर गहरा और आधा मीटर चौड़ा छेद हो गया। गारन के चेहरे पर गर्व के भाव की जगह स्तब्ध भाव ने ले ली। वह मूर्ख नहीं था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। हालांकि मेरिन समझ गया। झाओ ने हल्की तलवार से वार करने से पहले ही स्केल्स और मरे को अंतरिक्ष में खींच लिया। हालांकि हल्की तलवार बहुत तेज थी, झाओ को स्केल्स को गायब करने के लिए बस एक विचार की आवश्यकता थी। एक बार जब ब्लेड का परीक्षण फीका पड़ गया तो स्केल्स और मरे फिर से प्रकट हुए और जल्द ही झाओ की आवाज फिर से सामने आई। नहीं मिस्टर गारन, आप ही मरेंगे। गारन अपने सदमे से उबरने के बाद उसने झाओ की ओर व्यंग्य भरी दृष्टि से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा? स्टोन भाइयों, हालांकि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुमसे बदला लूंगा। उसने आयरन बुक खोली और एक बार फिर सफेद रोशनी प्रवाहित हुई। इस बार सफेद रोशनी गारन के शरीर के चारों ओर लिपट गई। जब मेरिन ने उस सफेद रोशनी को देखा तो उसने तुरंत कहा, जल्दी करो और हमला करो। यह एक हल्का जादू है जो उसे भागने में मदद करेगा। वह ग्रीन से बात कर रही थी, लेकिन झाओ भी सुन रहा था। हालांकि झाओ अंतरिक्ष के अंदर बैठा था, वह गारन को लड़ाकू निगाहों से देख रहा था। इस बार वह सचमुच गुस्से में था। जब झाओ ने सुना कि मेरिन ने क्या कहा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से शाप दिया। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अबे बेटे। एक विचार के साथ जब वह उस टीवी नाटक को उद्धृत कर रहा था तो अंतरिक्ष के बाहर एक विशाल फ्लाई स्वेटर दिखाई दिया। ये फ्लाई स्वेटर स्थानिक खेत का एक उपकरण था। यदि वह इसे अंतरिक्ष के बाहर उपयोग करता तो उसके पास इसके एक हिट किल फंक्शन का उपयोग करने का केवल 10% मौका होता। जिसने भी कभी कोई खेल खेला है वह जानता है कि आपकी झूलने की गति आपके हाथ की गति से संबंधित है। लेकिन झाओ को एक फायदा हुआ जिसने उसे थोड़ा तेज बना दिया। उसे फ्लाई स्वेटर उपकरण को अपने हाथों से घुमाने की जरूरत नहीं थी, वह इसे अपने दिमाग से कर सकता था। हालांकि इससे उसके लक्ष्य को भेदने की संभावना नहीं बढ़ेगी। एक बार में हत्या की 10% संभावना बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। टूल की विशेषताएं अंतरिक्ष के डेटा पर आधारित थी और डेटा हमेशा एक निश्चित पैटर्न के अनुसार चलता था। एक हिट में हत्या की संभावना को 10% से अधिक बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। इस समय झाओ ने फ्लाई स्वेटर को नीचे पटक दिया, जैसे वह एक विशाल ग्लो फ्लाई को मार रहा हो। सफेद रोशनी बिखर गई और गारन जमीन में गहराई तक जा गिरा। गारन की हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गईं और अब वह खून के एक तालाब के अलावा कुछ नहीं था। एक हिट किल सफल हो गया था। लगभग हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि ग्रीन और बाकी सभी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वे पहले से ही झाओ द्वारा अजीब क्षमताओं का प्रदर्शन करने के आदी हो चुके थे। लेकिन जी शीलिंग जुड़वां बहुत आश्चर्यचकित थे, इस हद तक कि उन्होंने शिफ्ट को अपने करीब छुपते हुए नहीं देखा। वह एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और जब उसने देखा कि जुड़वां बच्चे असमंजस में थे तो शिफ्ट ने तुरंत अपनी चाल चली। वह जी शीलिंग जुड़वां बच्चों में से एक के पीछे आया और चुपचाप अपनी तलवार से जादू कर दिया। जुड़वां ने उस तलवार को देखकर भयभीत आंखों से देखा जो उसके शरीर में घुस गई थी। जब दूसरे जुड़वां ने अपने भाई पर हमला होते देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चिल्लाया, भाई। फिर उसने अपने पत्थर के दानव को शिफ्ट की ओर भेजा। मैं तुम्हें मार दूंगा। इस बिंदु पर मृत जुड़वां जमीन पर गिर गया और जो पत्थर का विशालकाय पत्थर उसका था वह हिलने लगा जैसे कि वह ढहने वाला हो, लेकिन तभी अचानक एक छेद खुल गया और नीचे गिरते ही पत्थर के विशालकाय पत्थर को अपनी चपेट में ले लिया। उसी समय झाओ के मरे हुए ने दूसरे जुड़वां के खिलाफ आध्यात्मिक हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। जादूगरों के लिए आध्यात्मिक हमलों के खिलाफ खुद का बचाव करना मुश्किल था, खासकर अब जब जुड़वां ने अपना दिमाग खो दिया था और बदला लेने पर आमादा था, जिससे उसके लिए विरोध करना असंभव हो गया था। जुड़वां चिल्लाया क्योंकि उसकी आंखों और नाक से खून निकल रहा था। उसने अपने पत्थर के दानव पर से नियंत्रण खो दिया, जो हिलने भी लगा, लेकिन फिर अंतरिक्ष में एक और छेद खुल गया, जिसने पत्थर के दानव को गिरते ही निगल लिया। उसके बाद जब जुड़वां अभी भी आध्यात्मिक हमले से पीड़ित था, शिफ्ट ने अपनी तलवार उस पर वार कर दी। खत्म हो गया। एक बार जब ग्रीन ने देखा कि युद्ध समाप्त हो गया है तो वह चिल्लाया, नशे में युद्ध के मैदान को साफ करो। नशे में धुत और अन्य काले जादूगरों ने सलाम किया और तुरंत काम पर लग गए। दरअसल उनका काम सरल था, बस जो मर गए थे उन्हें मरे नहीं बनाओ। जहां तक 3 उन्नत योद्धाओं की बात है, उन्हें बस उनमें से एक को उच्च स्तरीय मरे हुए में बदलने की जरूरत थी। लेकिन इसमें समय लगेगा, इसलिए उन्होंने इसे बाद के लिए बचा लिया। अभी वे बाकी सभी को निम्न स्तर के मरे हुए लोगों में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। झाओ अपनी फसल का आयोजन भी स्वयं कर रहा था। अभी अभी उसके स्थान पर 2 पत्थर के दिग्गज प्रकट हुए थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, आवाज आई और कहा, पत्थर के दिग्गजों की खोज। अंतरिक्ष की आक्रमण करने की क्षमता में वृद्धि। अब आप पत्थर के दिग्गजों को बुला सकते हैं, प्रतिदिन 10 बार तक सीमित। इससे झाओ को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने नहीं सोचा था कि जब वह पत्थर के दानवों को अंतरिक्ष में लाएगा तो उसे इतना अच्छा कुछ मिलेगा। इससे पहले कि वह जश्न मना पाता, आवाज फिर से आई, पत्थर के दिग्गजों को विषाक्त पदार्थों से मजबूत करना, फेंकने की क्षमता निकालना, रोबोटिक वस्तुओं में फेंकने की क्षमता जोड़ना। यह एक और आश्चर्य था। अंतरिक्ष ने मरे हुओं को फेंकने की क्षमता देकर उनकी आक्रामक शक्ति को बढ़ा दिया। एकमात्र सवाल यह था कि वे लंबी दूरी के हमलों के लिए क्या उपयोग करेंगे। जिनके पास कीलें थीं, क्या वे उनकी कीलें उखाड़ देंगे? जिनके पास पंजे हों, क्या वे पंजे फेंकेंगे? अचानक झाओ द्वारा अंतरिक्ष में लाया गया दूसरा पत्थर पीली रोशनी से चमकने लगा, फिर वह धुंध में बदल गया और गायब हो गया। झाओ को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि पहला पत्थर जो उसे जीशिलिंग जुड़वां से मिला था वह बदलना शुरू हो गया। ये हरा और क्रिस्टल स्पष्ट हो गया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे इसे जेड के एक विशाल टुकड़े से बनाया गया हो। पत्थर का राक्षस अब अधिक मानवीय दिखता था, उसका सिर वास्तव में एक विशाल खोपड़ी जैसा दिखता था। बेशक इसकी आंखों में मरे हुए की तरह आत्मा की आग नहीं थी। ये तो बस एक साधारण विशाल पत्थर की खोपड़ी थी। एक पत्थर का विशालकाय पत्थर जो 8 मीटर ऊंचा था और एक विशाल खोपड़ी के साथ आपको देख रहा हो तो आपको कैसा महसूस होगा? झाओ ने पत्थर के विशालकाय पत्थर को छिपाया नहीं, बल्कि उसे एक तरफ खड़ा कर दिया। अंतरिक्ष में मौजूद गुलाम डरे हुए लग रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि इस विशाल चीज को झाओ ने बुलाया था, इसलिए हालांकि उन्हें कुछ घबराहट महसूस हुई, लेकिन वे थोड़े उत्सुक भी थे। तभी झाओ को आड़ू की मीठी खुशबू महसूस हुई। उसने पलट कर देखा कि आड़ू की सुगंध कहां से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्येक आड़ू के पेड़ में एक गांठ बन गई हो, जहां से एक बास्केटबॉल के आकार का जादुई आड़ू हो गया हो। जादुई आड़ू रोशनी से चमक रहा था और उसकी त्वचा गुलाबी और नाजुक दिख रही थी, जैसे इसे एक स्पर्श से तोड़ा जा सकता है।
दो पके जादुई आड़ू को देखकर झाओ खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। उसे याद आया कि अंतरिक्ष में एक स्वर गूंजा था, लेकिन उस समय उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह बाहर लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। एक विचार के साथ दो आड़ू की कटाई की गई। उसके हाथों में आते ही वे तुरंत छोटे हो गए, हालांकि वे अभी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। आड़ू भारी लग रहे थे, लेकिन उनमें जो सबसे उल्लेखनीय था वह उनकी नरम और आटे जैसी बनावट थी। भले ही उसने अभी तक उन्हें नहीं खाया था, फिर भी वह बता सकता था कि उनका स्वाद वास्तव में मीठा होगा, खासकर जब उनमें से सुगंध आ रही हो। झाओ ने धीरे से आड़ू को निचोड़ा, लेकिन उसने पाया कि हालांकि आड़ू की त्वचा पतली दिखती थी, लेकिन वे बहुत लचीले थे। उन्हें कुछ बार चुटकी काटने से वे बिल्कुल भी नहीं टूटे। आड़ू की जांच करने के बाद झाओ ने उन्हें स्थानिक खलिहान में फेंक दिया। फिर वह ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि और क्या करने की जरूरत है। झाओ को अचानक गर्म झरनों के बारे में कुछ नजर आया। वह वहां गया और देखा कि मूल रूप से छोटी अग्नि मछलियां 20 सेंटीमीटर से अधिक लंबी हो गई थीं। साथ ही उनका लाल रंग अधिक चमकीला हो गया था और आग की तरह दिखने लगा था। एकमात्र समस्या ये थी कि वे वहीं निश्चल पड़े थे। झाओ आश्चर्यचकित था। उसने पानी का तापमान जांचा, लेकिन झरने अभी भी गर्म थे। फिर उसने लाल पौधों को देखा, लेकिन वे पहले से कम नहीं थे, इसलिए चारे की कमी नहीं थी। तब क्या हुआ? वह तब तक हैरान था जब तक उसे पके हुए जादुई आड़ू याद नहीं आए। झाओ ने अपना सिर पीट लिया। वह पहले लड़ाई पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा था और कुछ भी नोटिस करने में असमर्थ था, जिसमें अंतरिक्ष से बजने वाली ध्वनि भी शामिल थी जो उसे बता रही थी कि आग की मछलियां परिपक्व हो गई हैं। उसके मस्तिष्क में डाउनलोड की गई जानकारी से उसे याद आया कि जब अग्नि मछलियां परिपक्व हो जाती हैं, तो वे गर्म झरनों के बीच में भाग जाती हैं और शांत पड़ी रहती हैं। और निश्चित रूप से ये मछलियां गर्म झरनों के बीच में पेड़ की जड़ की तरह गतिहीन पड़ी थीं। अरे, मुझे उस आवाज को सुनना चाहिए था। झाओ ने अपना सिर पीट लिया। जब उन्हें समस्या का पता चला तो उन्हें राहत महसूस हुई। एक विचार के साथ सभी अग्नि मछलियां अंडे देने लगीं। अंतरिक्ष के आंकड़ों के अनुसार चाहे मछलियां नर हो या मादा, एक बार अंतरिक्ष के अंदर जाने के बाद वे सभी प्रजनन करेंगी। दूसरे शब्दों में, उसके पास 5 अग्नि मछलियां थीं और उनमें से प्रत्येक 30 अंडे देती थी, कुल मिलाकर 150 अंडे। तुरंत झाओ ने कहा, अंडे से हो। गर्म झरने के अंदर एक लाल रोशनी चमकी और सभी 150 अंडे 150 छोटी अग्नि मछलियां बन गए। झाओ के चेहरे पर एक खुशी नजर आई। उसकी नजर में ये अग्नि मछलियां सोने में बदल जाएंगी। गर्म झरनों के किनारे खड़े होकर झाओ ने कुछ और चारा डाला, फिर वह बाहर की स्थिति की जांच करने के लिए विला में गया। एक बार जब वह स्क्रीन के सामने था, झाओ ने देखा कि नशे में और अन्य काले जादूगरों ने मूल रूप से युद्ध के मैदान की सफाई पूरी कर ली थी। अब बहुत सारे कंकाल इधर उधर घूम रहे थे। चीजें समाप्त होने के बाद झाओ सभी को अंतरिक्ष में ले आया, जिसमें नया मरे भी शामिल था। एक बार जब कंकाल अंतरिक्ष के अंदर थे, तो आवाज आए और कहा, निम्न श्रेणी की रोबोटिक वस्तुओं की खोज। निम्न श्रेणी की रोबोटिक वस्तुओं को सुदृढ़ बनाना। जादुई वस्तु की खोज। जादुई वस्तु के गुण निकालना। रोबोटिक वस्तुओं से जादू निकालना। निष्कर्षणपूर्ण। अंतरिक्ष की आक्रमण क्षमताओं को मजबूत करना। मेजबान अब काला जादू, पृथ्वी जादू और हल्का जादू का उपयोग कर सकता है। होस्ट का जीन खराब है। बूथ कर्मचारियों को जादू का उपयोग करना आवश्यक है। पिछले कुछ दिनों में ग्रीन इस आवाज का आदी हो गया था, इसलिए जब उसने सुना कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो उसे समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है। जब तक झाओ भूत कर्मचारियों का उपयोग कर रहा था, तब तक उस स्थान का उपयोग हमला करने के लिए किया जा सकता था। भूत की छड़ी पकड़ते समय झाओ 3 प्रकार के जादू का उपयोग कर सकता था, प्रकाश, काला और पृथ्वी। जो लोग 3 तत्वों का उपयोग कर सकते थे वे महाद्वीप पर दुर्लभ थे। झाओ बेहद खुश था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंतरिक्ष इतनी क्षमता हासिल कर लेगा। भले ही वह जादू करने के लिए भूत कर्मचारियों का उपयोग करने तक ही सीमित था, फिर भी यह निश्चित रूप से अच्छी खबर थी। ग्रीन तेजी से झाओ की ओर चला। मास्टर, क्या आवाज ने सच में कहा कि आप जादू कर सकते हैं? झाओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, यही तो कहा था। वो हंसा। आज से भूत कर्मचारियों के साथ मैं हल्के जादू, काले जादू और पृथ्वी जादू का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। ग्रीन ने ताली बजाई और हंसा। बहुत बढ़िया, ये सचमुच बहुत अच्छा है। यह मास्टर की सुरक्षा की गारंटी देगा। जब मेरिन और बाकी सभी लोगों ने ये खबर सुनी तो वे उत्साह के साथ चारों ओर एकत्र हो गए। यह महत्वपूर्ण था। वे हमेशा झाओ की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, लेकिन अब जब झाओ ने यह नई क्षमता हासिल कर ली है, तो उसकी सुरक्षा की काफी हद तक गारंटी है। सभी को देखते हुए झाओ ने हल्की सी हंसी उड़ाई। फिर उसने पूछा, दादाजी ग्रीन, क्या आपने अभी तक उन्नत स्तर के योद्धाओं में से एक को मरे हुए में बदल दिया है? ग्रीन ने सिर हिलाया। नहीं, अभी तक नहीं। नशे में कहा गया कि इसमें बहुत समय लगेगा और वे अभी तक इसके आसपास नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वे बहुत व्यस्त थे। झाओ ने सिर हिलाया। तब उसे कुछ एहसास हुआ। दादाजी ग्रीन, मुझे लगता है कि इस बार शायद मुझे उस उन्नत योद्धा को एक उच्च स्तरीय मरे हुए व्यक्ति में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे बस भूत कर्मचारियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। ग्रीन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। झाओ ने कुछ नहीं कहा और केवल स्केल्स के पास आने और उसे भूत कर्मचारी देने के लिए अपना हाथ लहराया। जैसे ही झाओ ने भूत की छड़ी ली, एक सफेद रोशनी तुरंत छड़ी को चमका दी और झाओ के सिर में जा लगी। एक पल के लिए झाओ के सिर पर रोशनी का आभामंडल छा गया क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी डाउनलोड हो गई थी। एक बार जब रोशनी फीकी पड़ गई, तो झाओ को पता चल गया कि आगे क्या होना है। दादाजी ग्रीन, मुझे अपने कमरे में जाकर सोना है। उन शवों का ख्याल रखना। जब मैं उठूंगा तो मैं उनका ख्याल रखूंगा। बिना किसी से बात किए झाओ तुरंत ऊपर चला गया। हालांकि ग्रीन को समझ नहीं आया कि झाओ क्या कर रहा था। वह जानता था कि उसे उस सफेद रोशनी के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। मेघ ग्रीन के पीछे भागी और ऊपर झाओ के पीछे चली गई। उन दोनों को देखकर ग्रीन थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने नशे में सिर्फ लाशों को विला के पिछले कमरों में ले जाने के लिए कहा। यह आदेश देने के बाद ग्रीन ने पत्थर के विशालकाय पत्थर पर एक नजर डाली। विशाल वहीं खड़ा था, निश्चल। यह बाहर से बिल्कुल अलग दिखता था, लेकिन ग्रीन को पता था कि ऐसा अंतरिक्ष द्वारा इसे मजबूत करने के कारण हुआ होगा। हालांकि ग्रीन को यह समझ नहीं आया कि स्पेस ये कैसे करता है। वह जानता था कि स्पेस अक्सर कुछ चीजों का लाभ निकालेगा और उन्हें दूसरों को देगा। यह अंतरिक्ष की एक बहुत ही शक्तिशाली विशेषता थी। विशाल पत्थर की जांच करने के बाद ग्रीन ने यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि और क्या नया था। तभी उसने गर्म झरनों और जादुई आड़ू के पेड़ों को देखा। जब हर कोई लड़ने के लिए बाहर गया, तो पेड़ों पर छोटे छोटे कच्चे जादुई आड़ू थे और गर्म झरनों में केवल 5 छोटी अग्नि मछलियां थीं। लेकिन अब जादुई आड़ू खत्म हो गए थे और छोटी अग्नि मछलियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। ग्रीन अनुमान लगाने में सक्षम था कि जादुई आड़ू परिपक्व हो गए होंगे और काटे गए होंगे और आग की मछलियों ने बहुत सारे अंडे दिए होंगे। ग्रीन उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका।
ये अग्नि मछलियां बुडा कबीले के लिए आय का एक बड़ा स्रोत बन जाएंगी। और जादुई आड़ू उन्हें युद्ध पालतू जानवर प्राप्त करने की अनुमति देगा, जो कुछ ऐसा था जो विशेषज्ञों द्वारा प्रतिष्ठित था। ग्रीन ने चारों ओर देखा और डेजी और एन को पाया, फिर उन्हें अपने पास बुलाया। वे तेजी से ग्रीन की ओर गए, लेकिन वे घबराए हुए थे। हालांकि झाओ ने उनकी स्थिति बहाल कर दी थी, इसलिए वे अब गुलाम नहीं थे, लेकिन उन्होंने ग्रीन के प्रति थोड़ा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। ग्रीन ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या युवा मास्टर ने जादुई आड़ू की कटाई की थी। उसने जादुई आड़ू के पेड़ों की ओर इशारा किया। डेजी ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मास्टर ने अभी अभी जादुई आड़ू की कटाई की थी और उन्हें खलिहान में रखा था। ग्रीन खुश था। आप दोनों कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें कि मैं युवा मास्टर को आपकी कड़ी मेहनत के बारे में बताऊंगा और वह निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत करेंगे। डेजी और एन एक साथ झुके। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, युवा मास्टर के लिए काम करना हमारी खुशी है। बकवास, ग्रीन ने कहा। एक बार जब हमारी स्थिति में सुधार हो जाएगा तो आप दोनों को इनाम मिलेगा। अभी के लिए आप आराम कर सकते हैं। दोनों ने सलाम किया, मुड़े और चले गए। मेरिन ग्रीन के पीछे खड़ा था। एक बार जब दोनों चले गए तो उसने ग्रीन का सामना किया और पूछा, ग्रीन, अब हमारे पास 2 जादुई आड़ू हैं और बहुत जल्द हमें 2 और जादुई आड़ू मिलेंगे। हमें उन्हें कैसे विभाजित करना चाहिए? ग्रीन ने इसके बारे में सोचा। मैं एक प्राप्त कर सकता हूँ, या शायद हमें इसे मेग को दे देना चाहिए। चूंकि वह युवा मास्टर का पीछा कर रही है, उसे उसकी सुरक्षा में मदद करने के लिए कुछ की आवश्यकता होगी। या ब्लॉकहेड और रॉकहेड को इसे प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम हो सकती है। मैं इसके बारे में युवा मास्टर से बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें लॉरा को एक देना चाहिए। इससे उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद मिलेगी, जिससे हमें अधिक लाभ मिलेगा। मेरिन ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगता है कि मेग को आयरन बुक देना उसे खुद को और युवा मास्टर को बचाने में मदद करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। और एक युद्ध पालतू जानवर पाने के बारे में क्या? मुझे नहीं लगता कि मास्टर को एक की जरूरत है, क्योंकि उसके पास पहले से ही मरे हुए लोग हैं। आपके बारे में क्या? आप अपने युद्ध पालतू जानवर के रूप में किस प्रकार का आत्मिक जानवर चाहते हैं? मैं इसके बारे में चिंता नहीं करूंगा। अच्छे युद्ध पालतू जानवरों को प्राप्त करना आसान नहीं है। सबसे अच्छा युद्ध पालतू जानवर जो मैं चाहता हूं वह एक दुष्वप्न घोड़ा है, लेकिन वे जीव केवल फायर आइलैंड या डीप मैजिक में ही पाए जा सकते हैं। ये 2 स्थान हैं हमसे बहुत दूर। मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है, इसलिए मैं केवल ये देखने के लिए चारों ओर देख सकता हूं कि क्या कोई अन्य आध्यात्मिक जानवर है जो मेरे लिए उपयुक्त है। दुष्वप्न वाले घोड़े वास्तव में एक अच्छा विकल्प हैं। हालांकि आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम बुडा कबीले को और विकसित नहीं कर लेते। लेकिन अगर आप कभी भी एक दिन दुष्वप्न वाले घोड़े को पकड़ लेते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसे युवा मास्टर से बुलवा लें। अंतरिक्ष, क्योंकि वह इसे तब तक पालने में सक्षम होगा जब तक ये और अधिक दुष्वप्न वाले घोड़ों को जन्म न दे दे। ग्रीन हंसे। हाँ, आप सही हैं। जगह मिलने से हम और अधिक घोड़े प्राप्त कर सकेंगे। फिर वे विला में चले गए। एक बार जब वे अंदर थे, ग्रीन ने कहा, मीरिन, खाने के लिए कुछ तैयार करो। एक बार युवा मास्टर जाग जाएगा, वह भूखा होगा। मेरिन ने सिर हिलाया। तभी मेघ धीरे से ऊपर से नीचे आई। मेरिन जल्दी से उसके पास गई और पूछा, क्या युवा मास्टर ठीक हैं? मेघ ने भौहें चढ़ा दी। वह ठीक नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह बेहोश हो गया है, लेकिन वह भौहें भी सिकुड़ रहा है, जैसे उसके सिर में दर्द हो रहा है। ग्रीन की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। भूत कर्मचारियों ने मास्टर के सिर में एक सफेद रोशनी मारी और वह इसके बारे में चिंतित नहीं दिखे। इससे युवा मास्टर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर भी, मेघ, आपको युवा मास्टर के पास इंतजार करना चाहिए जब तक वह जाग न जाए, तब तक कमरे में रहना, फिर हमें फोन करना। मेघ सहमत हो गई, फिर वह ऊपर चली गई। मेघ के चले जाने के बाद मेरिन ग्रीन की ओर मुड़ गई। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि युवा मास्टर को कोई ठेस पहुंचे। क्या सचमुच कुछ भी गलत नहीं है? ग्रीन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं होना चाहिए। अंतरिक्ष का युवा मास्टर से गहरा संबंध है। मुझे लगता है कि सफेद रोशनी सिर्फ ज्ञान या कुछ और दे रही थी। शायद युवा मास्टर को उन जादुई तत्वों का उपयोग करना सिखा रही थी। याद रखें कि पहले युवा मास्टर ने ऐसा नहीं किया था, जादू सीखा, लेकिन अब उसके दिमाग में 3 तरह के जादू भर दिए गए हैं। उसके सिर में चोट लगना सामान्य बात होगी। ग्रीन को अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह सही अनुमान लगाने में सक्षम था। ये सच था, झाओ ने पहले कभी जादू का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन अब जादू के बारे में ये सारा डेटा अंतरिक्ष द्वारा डिजिटल कर दिया गया था और उसके दिमाग में डाउनलोड हो गया था। अब झाओ को वह चीज सीखने में केवल 1 दिन से भी कम समय लगा, जिसे सीखने में सामान्यतः वर्षों लग जाते। झाओ के सिर पर चोट लगी। ये 10 दिनों तक अनिद्रा से गुजरने से भी बदतर लगा। हालांकि एक और अजीब एहसास भी था। उसका एक हिस्सा ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से आगे निकल गई हो। दरअसल झाओ की जादू की समझ बहुत कम थी। पृथ्वी पर जादू के बारे में कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था, जबकि आग महाद्वीप में ऐसे लिखित अभिलेख थे जो हजारों साल पुराने थे। पृथ्वी की सभ्यता ने यांत्रिक आविष्कार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आग महाद्वीप का यांत्रिकी का ज्ञान रुक गया और इसके बजाय वे एक जादुई सभ्यता के रूप में विकसित हुए। झाओ को लगातार 3 प्रकार के जादू का ज्ञान प्राप्त हुआ था। हालांकि ये 3 जादू अजीब नहीं थे। इस दुनिया में ऐसे जादूगर थे जिन्होंने 2 या 3 प्रकार के जादू सीखे और उन्हें बदलकर अंततः एक नए प्रकार का जादू बनाया। ऐसे उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं। इस कारण से वर्षों से आग महाद्वीप के जादू के प्रधानमंत्री इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के जादू की ज्यामितीय वृद्धि को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सभी का रिकॉर्ड रखना असंभव है। झाओ ने ये 3 प्रकार के जादू किससे सीखे? एक 8वें स्तर का प्रकाश जादूगर, 2 7वें स्तर का पृथ्वी जादूगर और बाकी काले जादूगर थे। वह जितने जादुई मंत्र सीखता था, वह बहुत डरावना आंकड़ा था। ये कहा जा सकता है कि झाओ को पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई। ठीक इसी वजह से झाओ को बहुत दर्द का अनुभव हुआ। उसे जितना अधिक कष्ट हुआ, उतना ही अधिक लाभ हुआ। 3 प्रकार के जादू के साथ जो उसे प्राप्त हो रहा था, उसके लिए काले जादू के अलावा हल्के जादूगर या पृथ्वी जादूगर के रूप में प्रस्तुत करना कोई समस्या नहीं होगी, जिसका वह पहले से ही नाटक कर रहा था। झाओ को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। सच कहूं तो विला में बिस्तर वास्तव में आरामदायक थे, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी। कुछ समय बीतने के बाद झाओ बिस्तर से उठा और लेट गया, लेकिन फिर उसे झटका लगा, क्योंकि अब कोई दर्द नहीं था, बल्कि उसे तरोताजा महसूस हुआ। दरअसल उनका दिमाग पहले कभी इतना साफ नहीं रहा। तभी आवाज आई और कहा, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेजबान के मस्तिष्क का जबरन विकास आवश्यक था। मेजबान का मस्तिष्क 15% विकसित हुआ।
झाओ एक पल के लिए ठिठक गया। उसने सचमुच नहीं सोचा था कि उसे इतनी अच्छी चीज मिलेगी। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाएगा? जब तक उसने मेघ की आवाज नहीं सुनी तब तक उसे गर्व महसूस हुआ। मास्टर, क्या आप अभी तक जाग रहे हैं? झाओ जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैं जाग रहा हूँ, अंदर आओ। मेघ ने धक्का देकर दरवाजा खोला और झाओ को वहां खड़ा देखा। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आप ऐसे लग रहे थे जैसे आप पहले दर्द में थे। ये कुछ भी नहीं है, निश्चिंत रहें, मैं ठीक हूँ। मैंने 3 प्रकार के जादू का उपयोग करना पूरी तरह से सीख लिया है। जाकर दादाजी ग्रीन से कहो कि चिंता न करें। मेघ के बारे में झाओ की धारणा बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। वह उसकी परछाई की तरह थी, हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी और उसके दैनिक जीवन में उसकी मदद करती थी। वह झाओ के प्यार के योग्य लड़की थी। झाओ आप महाद्वीप में बड़ा नहीं हुआ, इसलिए आमतौर पर वह मेघ जैसी महिला से कभी नहीं मिला। पृथ्वी पर वापस आकर महिलाएं अधिक स्वतंत्र हो गईं, लेकिन वे भूल गई हैं कि इस दौरान सौम्य होने का क्या मतलब है। ठीक इसी वजह से झाओ को मेघ का चरित्र इतना अविश्वसनीय लगा। उसने पाया कि वह इस लड़की के प्रति अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन वह शर्मिला था और कम बोलने वाला व्यक्ति था। झाओ एक ओटाकू था और वे आमतौर पर अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त नहीं करते हैं। मेघ और झाओ अंततः नीचे गए, जहां उन्होंने ग्रीन को देखा जो लिविंग रूम में बैठा था। हेलो मास्टर, ग्रीन ने कहा जब उसने झाओ को नीचे आते देखा। दादाजी ग्रीन, मैं कब तक सोया हूँ? झाओ ने पूछा। 5 घंटे से अधिक मास्टर। क्या आप भूखे हैं? मेरिन ने आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाया है। तो चलिए भोजन कक्ष में चलते हैं। मैं आपको अपने द्वारा अर्जित भाग्य के बारे में बताना चाहता हूँ। अब मैं 3 प्रकार के जादू का उपयोग कर सकता हूँ, इसलिए मैं 3 अलग अलग प्रकार के जादूगरों के रूप में खुद को प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाऊंगा। झाओ हंसे। ग्रीन भी बहुत खुश था। ये बहुत अच्छा है, यह आपकी सुरक्षा की गारंटी भी देगा। लेकिन गुरुजी, आपको अभी भी मंत्र डालने का अभ्यास करना होगा। जादू सीखना एक बात है, सही समय पर उचित मंत्र का उपयोग करने में सक्षम होना दूसरी बात है। झाओ ने सिर हिलाया। 3 प्रकार के जादू के बारे में उसने जो सीखा, उससे झाओ को लगा कि उसने आग महाद्वीप को कमा का है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी थे जो इतने शक्तिशाली थे, यह उसकी कल्पना से भी परे था। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना अधिक आपको डरना चाहिए। ग्रीन, झाओ और मेघ भोजन कक्ष में गए। ब्लॉकहेड और रॉकहेड पहले से ही वहां मौजूद थे और चूंकि उन्हें पहले ही कुछ आराम मिल चुका था, इसलिए वे जोश से भरे हुए थे। उन्हें अपनी आक्रामक शक्ति को जारी करने और पीछे हटने में इतना लंबा समय लग गया था। यह एक अच्छी लड़ाई थी, लेकिन अब वे आराम से आराम कर रहे थे। जब झाओ अंदर आया तो दोनों ने तुरंत कहा, मास्टर। झाओ उन्हें देखकर मुस्कुराया। आप दोनों खुश दिख रहे हैं। आपने युद्ध का आनंद लिया होगा। क्या अच्छा रहेगा जब मैं आप दोनों को नशे में धुत और अन्य काले जादूगरों को मरे हुए लोगों को पकड़ने में मदद करने के लिए सड़े हुए दलदल में जाने दूं। दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, हमें लगता है कि मास्टर का अनुसरण करते रहना हमारे लिए बेहतर होगा। झाओ और ग्रीन ने उन पर नजर डाली, फिर वे जोर जोर से हंसने लगे। इस लड़ाई की जीत ने ग्रीन और झाओ को बहुत खुश कर दिया था। वे न केवल जीते, बल्कि खूबसूरती से जीते। उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है और झाओ ने एक नई क्षमता हासिल कर ली है जो खुद की रक्षा करेगी। एक के बाद एक इतनी सारी अच्छी चीजें आने से निस्संदेह वे खुश होंगे। समय बढ़ता गया और जल्द ही मेरिन कुछ खाना लेकर बाहर आ गई। इस बार का खाना अलग था। आमतौर पर वह रोटी और सूप जैसा कुछ बनाती थी, लेकिन अब वह चावल, दलिया और चीनी भोजन के करीब अन्य चीजें परोस रही थी। ये झाओ से संबंधित था। उन्हें पश्चिमी भोजन की आदत नहीं थी और वे चीनी भोजन खाना पसंद करते थे। इसलिए मेरिन ने धीरे धीरे इसे पकाना सीख लिया। मेरिन ने भी सुना था कि वे क्या बात कर रहे थे, इसलिए वह भी मुस्कुरा रही थी। फिर वह मेघ की ओर मुड़ी और बोली, मेघ, भोजन परोसने में मेरी मदद करो। मास्टर, आप बस बैठ सकते हैं। झाओ वापस मुस्कुराया और फिर बैठ गया। झाओ की ओर मुड़ने से पहले ग्रीन भी बैठ गया और पूछा, मास्टर, क्या आपने पहले ही जादुई आड़ू की कटाई कर ली है? झाओ ने सिर हिलाया। मैं आपको पहले बताने जा रहा था। आपके अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले जादुई आड़ू परिपक्व हो गए थे और आपकी मछलियां अंडे देने के लिए तैयार थीं। ओह दादाजी ग्रीन, हमें जादुई आड़ू को कैसे विभाजित करना चाहिए? आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जल्द ही आपके पास कुल 4 जादुई आड़ू होंगे। मैं बस मेरिन से इसके बारे में बात कर रहा था और हमें लगता है कि शायद आप मुझे एक दे सकते हैं। जहां तक ब्लॉकहेड और रॉकहेड की बात है, उनकी ताकत बहुत कम हो सकता है। या शायद हमें मेघ को एक देना चाहिए। अंत में मुझे लगता है कि जिसे हमें वास्तव में जादुई आड़ू देना चाहिए वह लौरा है। एक बार जब हमें उसे देने का अच्छा अवसर मिल जाए तो हम उसे बना सकते हैं मास्टर का एक वफादार सहयोगी। क्या आप सहमत हैं? झाओ ने इसके बारे में सोचा। मुझे लौरा को जादुई आड़ू देने में कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन हम उन्हें किसी अन्य को नहीं सौंप सकते। अगर लोगों को पता चला कि हमारे पास ये जादुई आड़ू हैं, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु कैसे हुई। झाओ का ये कहना बिल्कुल उचित था। हालांकि अग्नि मछली कुछ सोना ला सकती है, लेकिन जादुई आड़ू कुछ ऐसी चीज है जो बहुत से विशेषज्ञ चाहते हैं और वे उन्हें लेने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हरे ने सिर हिलाया। मास्टर का अधिकार। अगर सभी को पता चला कि हमारे पास ये जादुई आड़ू हैं, तो हम वास्तव में खतरे में होंगे। इस दुनिया में कई मजबूत लोग हैं जो हमें मार सकते हैं। भले ही हमारे पास जगह है, फिर भी उन्हें हराना असंभव होगा इस महाद्वीप का हर एक विशेषज्ञ। झाओ ने सिर हिलाया। मैं ये जानता हूँ, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हालांकि लौरा बुडा कबीले को विकसित करने में हमारी मदद कर सकती है, लेकिन यह मत भूलिए कि वह एक व्यवसाय है। जितना समय हम उसे जानते हैं वह बहुत कम है। एक गलत कदम और हम फंस जाएंगे। खतरा। ग्रीन ने कहा, फिर हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक हम लौरा को बेहतर तरीके से नहीं देख लेते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह विश्वसनीय है। नाश्ते के बाद सभी लोग विला से बाहर आए। इस समय झाओ ने कुछ मूली की कटाई की, फिर एक नया बैच लगाया। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने उन्नत योद्धा के शरीर को बाहर निकाला। जहां तक गारन के शरीर की बात है, उसने पहले ही उसकी तलाशी ले ली थी और उसे एक क्रिस्टल कार्ड मिला जिसमें 1200 सोने के सिक्के थे। यह एक अप्रत्याशित उपहार था। दरअसल जब पैसे या जमीन की बात आती है तो गारन का कबीला बहुत अमीर था। उसके लिए कुछ क्रिस्टल कार्ड ले जाना अजीब नहीं होगा। ये कार्ड रक्त पहचान पद्धति का उपयोग करते हैं। एक बार जब आप कार्ड प्राप्त कर लेते हैं तो आपके खून की एक बूंद एक पासवर्ड की तरह बन जाएगी जो आपको मालिक के रूप में पहचानती है। केवल आप ही कार्ड से पैसे निकाल सकेंगे। किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्ड रखना अस्वीकार्य होगा। हालांकि गारन अपने अंत में समाप्त हो गया। झाओ कार्ड से पैसे निकालने में असमर्थ था।
फिर भी वह कार्ड को फेंकने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए क्रिस्टल कार्ड को स्थानिक खलिहान में संग्रहित किया गया था। अब व्यापार में उतरने का समय आ गया था। झाओ ने उन्नत योद्धा के शरीर के चारों ओर भूत के कर्मचारियों को तब तक लहराना शुरू कर दिया जब तक कि लाश के चारों ओर काली गैस का बादल नहीं लिप गया। ये वही काली गैस नहीं थी जब नशे ने उस हत्यारे को निम्न स्तर के मरे हुए व्यक्ति में बदल दिया था। इस काली गैस में हल्की बिजली चमकती रोशनी थी। भूत कर्मचारियों का उपयोग करने का एक लाभ यह था कि मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं थी। झाओ के लिए केवल ये चुनना कि कौन सा मंत्र डालना है पर्याप्त था। एक क्षण बाद काली गैस फैल गई, फिर आवाज आई और कहा, एक उच्च श्रेणी की रोबोटिक वस्तु में परिवर्तन सफल रहा। विषाक्त पदार्थों के साथ मजबूती, लंबी दूरी की आक्रमण क्षमताओं के साथ सुदृढ़ीकरण। आवाज ने जो कहा उसके बाद जमीन पर कंकाल अंतरिक्ष में मौजूद अन्य मरे हुए कंकाल से अलग नहीं लग रहा था। झाओ ने इसे ध्यान से देखते हुए कहा, उठो, तुम्हारा नाम क्या है? मुर्दे ने उठकर सलाम किया। मास्टर, मेरा नाम शैडोलेस नाइट है। आप किस संगठन से हैं? आपका नेता कौन है? झाओ ने पूछा। मास्टर, मैं हाउस ऑफ नाइट असैसिन से संबंधित हूं, जिसका नेतृत्व किल शैडो के नाम से जाना जाने वाला नेता करता है। लेकिन संगठन की आग महाद्वीप में एक और पहचान है, इसे नाइट शैडो भाड़े के समूह के रूप में भी जाना जाता है। झाओ ने सिर हिलाया, फिर तुरंत पूछा, आप जिस संगठन से संबंधित हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? छायाहीन रात ने अपना सिर हिलाया। मास्टर, मुझे नहीं पता। समूह के सदस्यों को गोद लेकर बड़ा किया जाता है और फिर प्रशिक्षण दिया जाता है। हम सिर्फ वही सुनते हैं जो नेता हमें करने के लिए कहते हैं। अंत में मुझे नहीं पता कि मुख्यालय कहाँ है। झाओ निराश हुए बिना नहीं रह सका। यदि आपको ये पता नहीं है कि आपका मुख्यालय कहाँ है, तो आप पूरा करने के लिए कोई कार्य कैसे चुनेंगे? संगठन के प्रमुख हमें बस यही बताते हैं। हम अवज्ञा करने या सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते, अन्यथा हमें भागने की कोई संभावना नहीं होने पर मौत की सजा दी जाएगी। झाओ एक सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शैडोलेस नाइट वह व्यक्ति था जो अंतहीन रक्त और मृत्यु से गुजरा, 7वें स्तर के योद्धा के बराबर ताकत तक पहुंच गया। फिर भी यदि यह संगठन चाहता तो आसानी से उसे मार सकता था। ये संगठन कितना शक्तिशाली था? इस संगठन में कुल कितने लोग हैं और वे कितने मजबूत हैं? झाओ ने जल्दी से पूछा। संगठन में मुझे स्वर्ण स्तर के हत्यारे के रूप में जाना जाता है। संगठन में मेरे जैसे 50 लोग हैं। उच्च स्तर के लोगों को क्रिस्टल स्तर के हत्यारों के रूप में जाना जाता है, जिनकी कुल संख्या लगभग 5 है। निचले स्तर के बाकी लोग चांदी के स्तर के हत्यारे हैं, स्तर के हत्यारे, और उनकी संख्या कई है, लगभग 600। अंत में मैं वास्तव में नहीं जानता कि संगठन में कितने लोग हैं। सबसे निचले स्तर पर कांस्य स्तर के हत्यारे हैं, लेकिन वे सबसे आम हत्यारों में से हैं, 5वें स्तर के योद्धाओं से भी कमजोर। ग्रीन और झाओ के चेहरे बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस संगठन का वे सामना कर रहे हैं वह इतना शक्तिशाली है। उनके पास 50 लोग थे जो शैडोलेस नाइट जितने शक्तिशाली थे और उनसे भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। उनका शत्रु वास्तव में एक राक्षस था। इस लड़ाई में झाओ और बाकी सभी लोग केवल इतनी ताकत का सामना करने में कामयाब रहे क्योंकि उनके दुश्मन ने उनके खिलाफ केवल 3 सदस्यों को कुछ किराए की मदद के साथ भेजा था। यदि उन्होंने अपनी पूरी सेना भेज दी तो क्या होगा? क्या बुरा कबीला हत्यारों के इतने बड़े समूह का मुकाबला करने में सक्षम होगा? झाओ ने बाद में इसके बारे में चिंता करने का फैसला किया और फिर पूछा, गारन के बारे में क्या? परसेल कबीले के साथ उसका क्या संबंध है? छायाहीन रात ने अपना सिर हिलाया। कोई रिश्ता नहीं है। जब हमें नेता से यह कार्य मिला तो हमने आपसे निपटने के लिए गारन को नियुक्त किया, मास्टर। झाओ निराशा में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शैडोलेस नाइट के शब्दों से ऐसा लगता है जैसे गारन सिर्फ एक मोहरा था जिसने परसेल कबीले से संबंध होने का नाटक किया था। दुर्भाग्य से वह इस लड़ाई के लिए भर्ती करने के लिए सही विकल्प था क्योंकि काले जादू के खिलाफ संघर्ष के लिए हल्का जादू उपयोगी होगा। यदि यह स्थान मरे हुए को उसके प्रकाश मंत्रों से प्रतिरक्षित नहीं बनाता तो शायद वे जीत नहीं पाते। इस विचार के साथ झाओ ने अपना हाथ लहराया और तीनों जादूगरों के कंकाल बाहर ले आए। जब गारन और जीशी लिंग जुड़वां बच्चे प्रकट हुए तो झाओ और ग्रीन एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये 3 मरे हुए जादूगर उनकी अपेक्षा से भिन्न थे। मरे हुए गारन अंतरिक्ष में मौजूद अन्य मरे हुए लोगों के समान नहीं थे। उसका कंकाल लगभग पारदर्शी सफेद रंग का था, लगभग ऐसा जैसे उसे शुद्ध हीरे से तराशकर बनाया गया हो। इससे एक पवित्र एहसास हुआ। एक कंकाल लोगों को ये कैसे महसूस करा सकता है कि वह पवित्र है? ये बहुत अजीब था, है ना? झाओ और ग्रीन अपने दिल में यही सोच रहे थे। फिर उन्होंने मरे हुए जीशी लिंग जुड़वां बच्चों को देखा। ये दोनों भाई भी अंतरिक्ष में अन्य मरे हुए लोगों के समान नहीं थे। उनके कंकालों में एक पीला रंग था, लगभग ऐसा जैसे कि वे किसी प्रकार के क्रिस्टल स्पष्ट पीले पन्ने से बने हों। ये बेहद खूबसूरत तो था ही, पहाड़ जैसा शांत होने का एहसास भी दे रहा था। अब जब झाओ ने इसके बारे में सोचा तो मरे हुए शैडोलेस नाइट ने भी एक एहसास दिया जो अंतरिक्ष में अन्य मरे से अलग था। भले ही उसका कंकाल वैसा ही दिख रहा था, लेकिन इससे ठंड और अत्यधिक खतरे का एहसास हो रहा था, जैसे अंधेरे में छिपे सांप की तरह। ये भावना इतनी स्पष्ट नहीं थी और इस महाद्वीप में केवल शक्तिशाली लोग ही अपनी आभा को छुपाने में सक्षम होंगे। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि शैडोलेस नाइट कितनी मजबूत थी, भले ही वह केवल एक मरा हुआ कंकाल था। वास्तव में जब किसी को मरे हुए में बदल दिया जाता है तो उनकी ताकत अनिवार्य रूप से कमजोर हो जाएगी। गारन की तरह, जो मूल रूप से 8वें स्तर पर था लेकिन 6ठे स्तर पर मरे नहीं बन गया। हालांकि चूंकि वह अंतरिक्ष से मजबूत था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह 7वें स्तर पर किसी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकता था। झाओ ने गारन से कुछ और सवाल पूछे, लेकिन नतीजा वही हुआ जब झाओ ने शिफ्ट से सवाल किया था। गारन के पास अभी भी अपनी क्षमताएं थीं, लेकिन जब वह जीवित था तब उसने अपनी सारी यादें खो दी। निराश होकर झाओ ने आह भरी, फिर गारन को स्थानिक खलिहान के अंदर रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गारन का नाम बदलकर गामा रख दिया और जीशी लिंग जुड़वां बच्चों का नाम भी जी और शी रख दिया। जहां तक उस योद्धा की बात है जो उस भाड़े की सेना का नेता था, झाओ ने उसे उस सेना की कमान जारी रखने की अनुमति दी जो अब मर चुकी थी, साथ ही साथ कैरियन दलदल से मरे हुए सेना की भी। एकमात्र जिन पर वह आदेश नहीं देगा वे थे झाओ के मरे हुए, नशे में और काले जादूगर गामा, शी और जी, साथ ही शैडोलेस नाइट और मरे हुए हत्यारे। झाओ जानता था कि ड्रंक वास्तव में कमांडर नहीं था। उनका एकमात्र अनुभव एक काले जादूगर के रूप में एक छोटे समूह में काम करना था। लेकिन वह योद्धा वैसा नहीं था। उन्होंने अपना जीवन युद्ध के मामलों पर शोध करने में बिताया था, इसलिए झाओ ने उन्हें ड्रंक को नौकरी से मुक्त करते हुए मरे हुए लोगों की अपनी सेना की कमान सौंपी। जहां तक शैडोलेस नाइट की बात है, चूंकि वह हत्या में कुशल था, इसलिए वह सभी मरे हुए हत्यारों को नियंत्रित कर लेगा। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
एक बार जब उन्होंने अंतरिक्ष में सब कुछ खत्म कर लिया तो आयरन माउंटेन महल में जाने का समय आ गया। नशे में धुत और कुछ काले जादूगरों को दलदल में भेज दिया गया, जबकि स्केल्स और ब्रिक के अलावा 500 मरे हुए लोगों को महल की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया गया। फिर वे स्टोनी माउंटेन मनों में गए, जहां 3 मरे हुए जादूगर गामा, शी और जी, साथ ही 200 मरे हुए योद्धाओं और 100 मरे हुए हथियारों को संपत्ति की रक्षा करने का आदेश दिया गया था। जागीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि यहीं पर वे नीली आंखों वाले खरगोशों को प्राप्त करते थे और लौरा की प्रतीक्षा करते थे। झाओ को पूरा भरोसा था कि उन्हें उनका सहयोग मिलेगा। आखिरकार वे अच्छी शर्तों पर चले गए। दिन का समय था जब वे विला छोड़कर जागीर में आए। गारन की सेना के विरुद्ध लड़ाई में कुल मिलाकर 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगा था, लेकिन अंतरिक्ष में आराम करने और खाने के बाद उससे भी अधिक समय लग गया। अब सुबह के 9 बज रहे थे। एस्टेट पर काला कोहरा छाया हुआ था जो किसी को भी अंदर देखने से रोक रहा था। इस बार यह काले जादूगर एज और पंच थे जिन्होंने काले कोहरे का निर्माण किया। हालांकि झाओ अब ये स्वयं कर सकता था, कभी कभी उसे अंतरिक्ष में जाने या महल की यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती थी, इसलिए काले कोहरे को बनाए रखने के लिए 2 काले जादूगरों की आवश्यकता थी। पिछली बार स्केल्स और ब्रिक जागीर की रखवाली कर रहे थे, जबकि एज और पंच महल की रखवाली कर रहे थे। लेकिन झाओ ने अपनी स्थिति को उल्टने का फैसला किया। वह चाहते थे कि वे दोनों स्थानों से परिचित हों। उन्हें अपनी सबसे बड़ी युद्ध शक्ति प्रदर्शित करने के लिए इलाके को समझना आवश्यक था। गामा के साथ जागीर की रखवाली करने वाले 2 काले जादूगरों के लिए इसने झाओ को बहुत आश्वस्त करने वाला एहसास दिया। जहां तक महल की बात है, ईमानदारी से कहूं तो झाओ को इसके बारे में उतनी चिंता नहीं थी। ये ब्लैक वेस्ट की गहराई में था और कैरियन दलदल के खतरे के कारण ज्यादातर लोग वहां नहीं जाते थे। साथ ही झाओ के पास जगह थी जो उसे कम से कम संभव समय में वहां टेलीपोर्ट करने की अनुमति देती। सुरक्षा के इस उपाय के साथ झाओ को जागीर के बारे में उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत जागीर अधिक खतरनाक स्थिति में थी। ये कासा शहर के बहुत करीब था। यदि उस शहर ने सेना भेजने का फैसला किया तो उन्हें स्टोनी माउंटेन की तलहटी तक पहुंचने में केवल 2 दिन लगेंगे। झाओ के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था। हालांकि वह अपने स्थान के अंदर लोगों को सुरक्षित ला सकता था, फिर भी इससे जागीर की रक्षा नहीं होगी। उन्हें अपने गढ़ के रूप में जागीर की आवश्यकता थी। बेशक जगह के साथ झाओ के लिए उन सैनिकों को हटाना संभव था, लेकिन वह अपनी शक्तियों को बहुत जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार परसेल कबीला उन पर ध्यान दे रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह रहस्यमय शक्ति भी उन पर नजर रख रही थी, जिससे झाओ को बेचैनी महसूस हुई। ये कहा जा सकता है कि झाओ एक असुरक्षित व्यक्ति था। कल गारन के विरुद्ध लड़ाई के बाद वह जानता था कि और भी अधिक लोग उन पर ध्यान देंगे। और जैसे ही वे लौरा के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं, वे लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा है, और वे संभवतः ब्लैक वेस्ट में महल से सामान नहीं खरीद सकते हैं। यही कारण है कि स्टोनी माउंटेन की जागीर बुडा कबीले के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। बाहरी दुनिया से यही उनका एकमात्र संबंध था। ये वह जगह थी जहां वे जानकारी प्राप्त करते थे, आपूर्ति प्राप्त करते थे या चीजें बेचते थे। ब्लैक वेस्ट में लेन देन करने का प्रयास करने का कोई फायदा नहीं था। यदि बुडा कबीला ऐसा करने का साहस करता तो परसेल कबीला हस्तक्षेप करता। यही कारण है कि जागीर विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। तो एकमात्र समस्या ये थी कि वे किसी को यह नहीं बता सकते थे कि जागीर बुडा कबीले के स्वामित्व में है। अक्सू साम्राज्य के कुलीनों में बुडा कबीला निश्चित रूप से वर्जित था। वे नहीं चाहते थे कि बुडा कबीला फिर से उभरे। अगर उन्हें कभी पता चल जाए कि बुडा कबीला क्या कर रहा है, तो वे रईस इसे दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। झाओ के पास बुडा कबीले को सुरक्षित रखने का आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन जब तक वे अपनी वर्तमान पहचान के साथ खुद को बुडा कबीले के रूप में प्रकट नहीं करते, कोई भी उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अब एक काले जादूगर के रूप में जाना जाता था। कोई भी किसी काले जादू को भड़काने को तैयार नहीं था। जब भी महाद्वीप के लोग काले जादूगरों का जिक्र करते थे तो वे जहरीले सांपों के बारे में भी सोचते थे। वह सांप तुम्हें काटेगा और भले ही तुम उसके विष से न मरो, कम से कम अपन तो हो जाओगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही आप सांप को मारने में कामयाब रहे, लेकिन अगर उसका जहर पहले से ही आपके शरीर में है तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी जहरीले सांप से उलझना नहीं चाहता, ठीक वैसे ही जैसे कोई काले जादू से उलझना नहीं चाहता। विशेष रूप से एक काला जादूगर जो गारन और उसकी सेना को हराने में सक्षम था। इस बार गारन की हार काफी भारी थी। वह 8वें स्तर का हल्का जादूगर था, जिसमें 2 7वें स्तर के पृथ्वी जादूगर, 3 उन्नत स्तर के योद्धा, 100 हत्यारे और 300 भाड़े के सैनिक थे, और फिर भी वह हार गया था। ये शक्ति एक छोटे कबीले की शक्ति के बराबर थी। गारन की हार किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक की तरह थी जो काले जादूगर झाओ को खत्म करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था। अभी झाओ जागीर के प्रांगण में जिंगो पेड़ के बगल में खड़ा था। उसने आह भरी और ऊपर देखा, लेकिन अंधेरे की चादर ने दिन के उजाले को ढक दिया। वह उदास महसूस कर रहा था। उसे वास्तव में लड़ना पसंद नहीं था और इसके बजाय वह सिर्फ एक सुरक्षित और आसान जीवन चाहता था। मेघ झाओ के पास खड़ी थी और जब उसने उसकी आहें सुनी तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उत्सुकता महसूस कर रही थी। मास्टर, आप आह क्यों कर रहे हैं? झाओ ने पलटकर उस महिला की ओर देखा जो एक बच्चे की तरह प्यारी थी। उसके हाथ में गारन की आयरन बुक थी जो झाओ ने उसे दी थी। उसे इस पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अंतरिक्ष ने पहले ही इसका विश्लेषण कर लिया था और अब वह इसकी शक्ति का उपयोग अपने कर्मचारियों के साथ कर सकता था। इसके अलावा मेघ को ये किताब बहुत पसंद आई, यहाँ तक कि वह रात को सोते समय भी इसे अपने पास रखती है। झाओ ने एक उदास मुस्कान दी। मेघ, इतने सारे लोग लड़ना क्यों पसंद करते हैं? मैं लड़ना नहीं चाहता। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जो अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वे मुझे उनसे लड़ने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? मेघ ने झाओ की ओर देखा। ये वही शरीर हो सकता है, लेकिन वह पिछले एडम की छाया भी नहीं देख सकी। अतीत में एडम अज्ञानी, लालची और वासनापूर्ण था। वह ये डरपोक शब्द कभी नहीं कहेंगे। लेकिन अब झाओ था जो अच्छे स्वभाव वाला और जिम्मेदार था, लेकिन भावुक भी था। ये दोनों व्यक्तित्व बिल्कुल अलग थे। हालांकि मेघ को मूल एडम के बजाय ये झाओ पसंद आया। मास्टर, भले ही आप लड़ना नहीं चाहते, फिर भी दूसरे आपसे लड़ने आएंगे। यदि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो उन्हें पसंद है या यदि आप एक बाधा हैं, तो वे आपको लात मारने में संकोच नहीं करेंगे। उनकी नजर में हम सड़क के किनारे घास फूस के अलावा और कुछ नहीं है। जब तक किसी चीज में उनकी रुचि है, वे उसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। झाओ ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, रुचियां, आह हाँ, रुचियां। अंत में वे कुछ भी करने का साहस करेंगे यदि इसमें उनकी रुचि है। ये वास्तव में एक परेशान करने वाली दुनिया है। उसने उदास हंसी भरी। मेघ को नहीं पता था कि क्या कहना है, लेकिन उसका दिल आह भर रहा था। ये दुनिया
उन दोनों को अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। झाओ और मेघ घूम गए। ये हरा था। ग्रीन ने अपना कवच पहन लिया था। दूसरों के लिए अपने शरीर पर कवच पहनना बोझिल होगा, लेकिन इससे ग्रीन को कोई परेशानी नहीं हुई। उसके कदम सामान्य थे और अलौकिक भी लग रहे थे। अंतरिक्ष के लाभों के लिए धन्यवाद। ग्रीन की ताकत 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। वह बस सफलता हासिल करने और 9वें स्तर का योद्धा बनने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। तब वह दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों में से होंगे। प्रत्येक बड़े कबीले को एक बेहद मजबूत विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी, अन्यथा उस कबीले के पास निगल जाने के दुर्भाग्य से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। बुडा कबीला ऐसा ही एक उदाहरण था। हालांकि 8वें स्तर पर ग्रीन और मैरिन बहुत मजबूत विशेषज्ञ थे, लेकिन 9वें की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। उन दोनों के साथ बुडा कबीले को बहुत शक्तिशाली माना जा सकता है, लेकिन अजेय नहीं। फिर भी, हालांकि वे बुडा कबीले के निर्वासन को रोकने में सक्षम नहीं थे, अपनी ताकत के साथ वे रईसों को बुडा कबीले को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करने से रोकने में सक्षम थे। जब झाओ ने ग्रीन को आते देखा तो उसने पूछा, दादाजी ग्रीन, क्या ये समय हो गया है? वे ग्रीन द्वारा खरीदे गए खरगोशों को भेजने के लिए माँ की कंपनी के किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए झाओ ने वह प्रश्न पूछा। हरे ने सिर हिलाया। वे जल्द ही पहुंचेंगे। 100 सोने के सिक्कों के साथ मैंने कुल 300 नीली आंखों वाले खरगोश खरीदे और शेष 10 सोने के सिक्कों के साथ मैंने 5 स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट खरीदे, जिनका उपयोग उन गाड़ियों को खींचने के लिए किया जाएगा जो उन्हें ले जा रही हैं। खरगोश स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट महाद्वीप पर एक सामान्य स्पिरिट जानवर थे। हालांकि वे दौड़ने में तेज नहीं थे, फिर भी वे बहुत मजबूत थे, जिससे वे सामान ले जाने के लिए उपयुक्त थे। झाओ इस खरीद से सहमत हुए। हालांकि वे माँ के कंपनी से परिवहन में मदद करने के लिए कह सकते थे, लेकिन स्केल्ड वाइल्ड बेस्ट खरीदना सही विकल्प था। एक बार जब वह उन्हें अंतरिक्ष में लाएगा तो स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट प्रजनन करेंगे, जो आय का एक और स्रोत बन जाएगा। झाओ ने कहा, दादाजी ग्रीन, याद रखें कि उन्हें विला तक गाड़ी चलाने की अनुमति न दें, अन्यथा उन पर मरे लोग हमला कर देंगे। हरे ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाकर व्यवस्था कर दूंगा। उन्होंने उन गाड़ियों को रोकने के लिए झाओ द्वारा मरे हुओं का इस्तेमाल करने का विरोध नहीं किया। आखिरकार झाओ सिर्फ एक काला जादूगर होने का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि एक नेक्रोमेंसर था जो काला जादू करता था। यदि वह अपने मरे हुए का उपयोग नहीं करता तो ये सामान्य नहीं होता। ये कहा जा सकता है कि यदि महाद्वीप पर कोई जादूगर था जो दासों का उपयोग नहीं करता था, तो वह एक काला जादूगर था, क्योंकि उनमें से कुछ अपना काम करने के लिए मरे हुए कंकालों को ही बुला सकते थे। साथ ही दासों की तुलना में मरे हुए लोगों का उपयोग करना आसान था। तो अभी झाओ ने गाड़ियों में ग्रीन की मदद करने के लिए कुछ मानव सदृश मरे लोगों को भेजना पूरी तरह से सामान्य था। सीन ने परसेल डची में माँ की कंपनी की शाखा के लिए काम किया। वह तो बस एक छोटा सा भंडारी था और उसका मुख्य काम कुलियों का प्रबंधन करना था। कंपनी में उनका पद उतना ऊंचा नहीं था। लेकिन शॉन के पास एक और काम भी था। वह माँ के कंपनी के लिए समाचार खोजने के लिए भी जिम्मेदार थे। उनके पास चीजों का पता लगाने का एक विशेष तरीका था, जो परिवहन किए जा रहे सामान की जांच करना था। इससे उन्हें बहुत सी उपयोगी जानकारी एकत्र करने का मौका मिला। ये कठिन लग रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। आप परसेल डची में लोगों द्वारा इधर उधर घूम रहे सामानों से बहुत सी बातें बता सकते हैं। भले ही सामान लपेटा हुआ हो, आप उसके आकार और वजन से जान सकते हैं कि वह क्या था। माँ के कंपनी पूरे महाद्वीप में एक प्रसिद्ध कंपनी थी और इसलिए उनके साथ सहयोगात्मक संबंध रखने वाले बहुत से लोग थे, जिनमें से एक शॉन था, जिस पर उसकी छोटी सी नौकरी के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें उन पर जानकारी इकट्ठा करने का संदेह नहीं था, जिनमें से कुछ काफी उपयोगी थी। शॉन सहित महाद्वीप पर किसी ने भी पहले कभी झाओ नाम के काले जादूगर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन हाल ही में वह परसेल डची में एक घरेलू नाम बन गया। भिखारी भी जानते थे कि वह कौन था। शॉन अब तक सबसे अधिक ये पता लगाने में सक्षम था कि झाओ के पास माँ की कंपनी का वीआईपी स्वर्ण पदक था, जिस पर बाना प्रतीक था। इसका मतलब ये हो सकता है कि झाओ द्वारा लौरा को बचाने की अफवाहें सच हो सकती हैं। इस वजह से वह झाओ पर अधिक ध्यान देना चाहता था। जब ग्रीन चीजें खरीदने आया तो सीन तुरंत माँ की कंपनी के पास गया और नीली आंखों वाले खरगोशों को गाड़ियों पर चढ़ाने और उन्हें स्टोनी माउंटेन तक ले जाने में मदद करने का काम जीता। सीन ग्रीन की मदद करने और उसे खुश करने के तरीके खोजने में बहुत उत्साहित था। वह एक अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता था और उसने स्टोनी माउंटेन के रास्ते में ग्रीन से बात करने की पूरी कोशिश की। परसेल डची में हर कोई जानता है कि स्टोनी माउंटेन पर एक बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय काला जादूगर रहता था, लेकिन वह सिर्फ एक उजाड़ पहाड़ था जिसमें चट्टानों और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। काले जादू के लिए चट्टानें कैसे उपयोगी हो सकती हैं? ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कासा शहर में काले जादू के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ी थीं। उनका कहना है कि वह कासा शहर पर हमला करने के लिए एक शक्तिशाली जादू की तैयारी कर रहा था। उनका कहना है कि वह काला जादू करने में मदद करने के लिए लाशें इकट्ठा कर रहा था। वे कहते हैं कि वह अपने शरीर को किसी बुरी चीज से धोने के लिए गर्म पानी के झरने का उपयोग कर रहा था। इधर उधर उड़ती इन सभी अफवाहों में से कोई भी अच्छा शब्द नहीं कहा गया, लेकिन शॉन जानता था कि लोग जो कह रहे हैं वह सच नहीं है। माँ की कंपनी के लिए जानकारी एकत्र करके अपना जीवन यापन करने के बाद शॉन को काले जादूगरों के बारे में कुछ समझ आई। वह इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट थे कि काले जादूगर उतने भयानक नहीं होते जितना अफवाहें कहती हैं। उन्होंने बस थोड़ा अजीब व्यवहार किया। वास्तव में वहाँ बहुत सारे काले जादूगर थे जो अच्छे थे। आघातों के इलाज के बहुत सारे तरीके काले जादूगरों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन महाद्वीप में हल्के जादूगर बहुत लोकप्रिय थे, जबकि काले जादूगरों का स्वागत नहीं किया जाता था। हालांकि इन अफवाहों का शॉन से कोई लेना देना नहीं था। वह जिस चीज को लेकर सबसे अधिक चिंतित था वह काले जादूगर झाओ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना था, और यही कारण है कि वह स्टोनी माउंटेन पर जा रहा था। शॉन माँ के कबीले का हिस्सा नहीं था, लेकिन वह उन लोगों में से एक था जो लौरा माँ के प्रति वफादार थे। माना जाता है कि लौरा के पिता केविन माँ के व्यवसाय में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें परसेल कबीले के स्वामित्व वाली छोटी डची में माँ की कंपनी की शाखा चलाने का काम सौंपा गया था। लेकिन हर किसी को यह एहसास नहीं था कि लौरा व्यवसाय में इतनी अच्छी थी, उसके कौशल इतने प्रभावशाली थे कि वह अपने पिता की जिम्मेदारी ले सकती थी। अब वह जिस भी दुकान को चलाती थी उसमें उसका एक विश्वासपात्र था और शॉन उनमें से एक था। शॉन की निष्ठा केवल लौरा के प्रति थी और इस वजह से उसे झाओ की चिंता थी। झाओ द्वारा लौरा को बचाने या लौरा को मारने का प्रयास करने की इन सभी अफवाहों के साथ अंत में उसे जानना होगा कि झाओ किस तरह का व्यक्ति था। लेकिन सीन ने यह नहीं सोचा था कि स्टोनी माउंटेन की यात्रा में एक दिन से भी कम समय बचा है। ग्रीन उन्हें शिपमेंट का परिवहन जारी रखने के लिए कहेगा, जबकि वह आगे भागेगा। हालांकि शॉन को नहीं पता था कि ग्रीन इतने सारे नीली आंखों वाले खरगोश क्यों खरीदना चाहता था। उसने नहीं पूछा।
ये स्पष्ट था कि कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें कभी नहीं पूछा जाना चाहिए। एक बार जब शॉन स्टोनी माउंटेन पर पहुंचा तो उसने देखा कि यह काले कोहरे से ढका हुआ था। हालांकि अंधेरे की यह चादर बहुत अजीब थी, शॉन जानता था कि यह किसी प्रकार का आक्रामक जादू नहीं था और इसका उद्देश्य केवल लोगों का ध्यान रोकना था। शॉन पहाड़ों की तलहटी में रुक गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है जब तक उसने अचानक कदमों की आहट नहीं सुनी। कदमों की आवाज के साथ साथ जमीन पर हड्डियों के चटकने की आवाज भी आ रही थी। जब शॉन और उसके आदमियों ने ये आवाजें सुनी तो वे डरे बिना नहीं रह सके। अचानक उन्होंने ग्रीन को, जिसने पूरा कवच पहना हुआ था, उनके सामने आते देखा। शॉन वास्तव में ग्रीन का नाम नहीं जानता था, वह केवल इतना जानता था कि वह एक बहुत शक्तिशाली योद्धा और काले जादूगर का सेवक था। शॉन योद्धा का स्वागत करने के लिए ऊपर गया, लेकिन फिर वह अचानक रुक गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रीन के पीछे बहुत सारे लोग मरे हुए थे। ग्रीन ने गाड़ियों में मदद के लिए 20 मानव सदृश मरे लोगों को लाया था। ये मरे हुए साधारण योद्धा हुआ करते थे, लेकिन अब वे गहरे हरे रंग के कंकालों की तरह दिखने लगे थे। वे बस राक्षसी लग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये गहरे हरे रंग के मरे हुए जीव इतने भयानक लग रहे थे कि शॉन और उसके लोगों को डर लग रहा था। इन मरे हुओं को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके भावों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन ने कहा, चिंता मत करो। इन मरे हुए लोगों को मेरे स्वामी द्वारा बुलाया गया था और वे आप पर यूं ही हमला नहीं करेंगे। खैर, ऐसा लगता है कि आपने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। धन्यवाद के रूप में यहाँ कुछ सिक्के हैं, शॉन। साझा करें, ये तुम्हारे भाइयों के साथ है। तुम सब अब वापस जा सकते हो। ग्रीन ने शॉन को 5 सोने के सिक्के दिए। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। शॉन के साथ कुल 10 आदमी थे, जिसका अर्थ है कि उनमें से प्रत्येक को 5 चांदी के सिक्के मिलेंगे। इन कुलियों के लिए यह एक छोटा सा सौभाग्य माना जाता था। हालांकि उसने सोने के सिक्के ले लिए, शॉन खुश नहीं था। प्रिय योद्धा, यदि हम गाड़ियों को पहाड़ तक लाने में आपकी मदद करें तो कैसा रहेगा? ग्रीन ने सिर हिलाया। मेरे स्वामी नहीं चाहेंगे कि आप उन्हें उनके घर पर परेशान करें। आपको वापस जाना होगा। एक लहर के साथ मरे हुए लोग 4 गाड़ियों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। ग्रीन ने फिर शॉन को ठंडी आंखों से देखा। सीन, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यह पहाड़ मरे हुए लोगों से भरा हुआ है। केवल कुछ शब्दों के साथ मैं उन्हें तुम पर हमला करने का आदेश दे सकता हूं। ईमानदारी से कहूं तो सबसे अच्छा यह है कि तुम घर जाओ। इसके साथ ग्रीन एक गाड़ी पर चढ़ गया और काले कोहरे में चला गया। इससे पहले कि आप उसकी छाया न देख सकें, केवल 2 कदम ही चले। एक बार जब ग्रीन चला गया तो शॉन ठंडे पसीने से तरबतर नहीं रह सका। वह जानता था कि ग्रीन को पता चल गया होगा कि वह चारों ओर देखना चाहता है। शॉन चौथे स्तर का योद्धा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ग्रीन किस स्तर पर है, वह जानता था कि यह उससे कहीं अधिक ऊंचा था। यदि ग्रीन उसे मारना चाहता तो यह लगभग चींटी का गला घोंटने जैसा होता। शॉन तुरंत कुलियों की ओर मुड़ा और बोला, चलो वापस चलते हैं। वे सभी घूमे और वापस कासा शहर की ओर चल दिए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। ग्रीन को बहुत पहले ही पता चल गया था कि शॉन क्या कर रहा है, क्योंकि शॉन का प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही उत्साहपूर्ण था। ये जानते हुए कि उनकी पहचान कितनी संवेदनशील थी, ग्रीन लोगों को उनसे मिलने नहीं दे सकते थे, अन्यथा वे खतरे में पड़ जाते। अब तक कुल 5 गाड़ियां पहाड़ी से जागीर की ओर बढ़ रही थीं। प्रत्येक गाड़ी 60 खरगोशों से भरी हुई थी। ये खरगोश काफी हद तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले खरगोशों जैसे ही दिखते थे। फर्क सिर्फ उनकी नीली आंखों का था। प्रत्येक गाड़ी 30 लकड़ी के पिंजरों से सुसज्जित थी और प्रत्येक पिंजरे में खरगोशों का एक जोड़ा था। सौभाग्य से ये गाड़ियां बड़ी थीं, अन्यथा इसमें सब कुछ फिट नहीं हो पाता। झाओ जागीर के आंगन में खड़ा था जब उसने गाड़ियों को अंदर आते देखा। हर एक को एक छोटे आकार के जंगली जानवर द्वारा खींचा गया था। वे 2 मीटर लंबे थे और उन्होंने नाखूनों के आकार की शल्कें उगा ली, साथ ही इन शल्कों की दरारों में बाल भी उगाए। इन प्राणियों को देखकर लोगों को असहजता महसूस हुई। उनके सिर घोड़ों के समान थे, लेकिन उनके सींग कुछ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंगली जानवरों की तरह थे। हालांकि उनके शरीर उतने चिकने और मजबूत नहीं दिखते थे। इसके बजाय उनके शरीर घोड़ों की बजाय गायों की तरह थे। इसके बावजूद उनके पैरों ने दिखाया कि उनमें अच्छी सहनशक्ति होनी चाहिए। जैसे ही ग्रीन ने झाओ को उनकी ओर देखते हुए देखा, वह मुस्कुराया। मास्टर, आपको ये स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट कैसे पसंद हैं? झाओ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सिर हिलाया। वे अच्छे हैं। वे भविष्य में चीजों को खींचने के लिए उपयोगी होंगे। दादाजी ग्रीन, इन चीजों को हटाने में मेरी मदद करें। झाओ, ग्रीन और मरे ने नीली आंखों वाले खरगोशों के पिंजरे खोले। इस दौरान झाओ उन्हें अंतरिक्ष में ले आया। एक बार जब नीली आंखों वाले खरगोश अंतरिक्ष में थे तो तुरंत आवाज आए और कहा, नए जानवर की खोज। पहचानना, स्तनपाई, लेगोमोर्फा लेपोरिडे, लंबे कान वाला खरगोश प्रकार। स्तर 3, पशु डेटा के आधार पर उन्हें खेत में पाला जा सकता है। इन खरगोशों को अब दुकान से खरीदा जा सकता है। युवा खरगोशों के परिपक्व होने का समय 10 घंटे है। वे 8 घंटे के अंतराल में प्रजनन कर सकते हैं। वे केवल 5 बार प्रजनन कर सकते हैं, हर बार 10 नए खरगोश पैदा करेंगे। वे हर 4 घंटे में भोजन करते हैं। जीन भिन्नता के कारण खरगोश पानी के तीरों से हमला कर सकते हैं। हमले की सीमा 10 मीटर है। आक्रमण शक्ति कम है। अंतरिक्ष ने उसे नीली आंखों वाले खरगोशों के बारे में जो बताया उससे झाओ बहुत संतुष्ट था। हालांकि वे केवल 5 बार ही प्रजनन कर सकते थे, प्रत्येक खरगोश कुल मिलाकर 50 से अधिक खरगोश पैदा करने में सक्षम होता था और उनकी परिपक्वता का समय बहुत कम होता था। खेत के तैयार होने और चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद ग्रीन ने स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट को गाड़ियों से अलग कर दिया, फिर झाओ उन्हें अंतरिक्ष में ले आया। एक बार जब जंगली जानवर अंतरिक्ष के अंदर थे तो तुरंत आवाज आए और कहा, नए जानवर की खोज। पहचानना, स्तनपाई, सांड से लड़ने वाला जंगली जानवर का प्रकार। स्तर 3, पशु डेटा के आधार पर उन्हें खेत में पाला जा सकता है। इन वाइल्ड बीस्ट को अब दुकान से खरीदा जा सकता है। युवा वाइल्ड बीस्ट के परिपक्व होने का समय 12 घंटे है। वे 8 घंटे के अंतराल में प्रजनन कर सकते हैं। वे केवल 5 बार प्रजनन कर सकते हैं, हर बार 5 नए वन्यजीव पैदा करेंगे। वे हर 2 घंटे में भोजन करते हैं। जीन भिन्नता के कारण जंगली जानवर 2 घंटे की अवधि के साथ एक पत्थर का शरीर बना सकते हैं। रक्षात्मक शक्ति कम है। ये सुनकर झाओ हंसे बिना नहीं रह सका। स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट वास्तव में कुछ अच्छा था। झाओ द्वारा खरगोशों और जंगली जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने के बाद ग्रीन देखना चाहता था कि झाओ क्या अभिव्यक्ति करेगा। झाओ को प्रसन्न भाव से देखकर ग्रीन राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। मास्टर, क्या हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं और जंगली जानवरों और खरगोशों को देख सकते हैं? झाओ ने घूमकर ग्रीन का सामना किया और देखा कि वह इसके लिए कितना उत्सुक था।
वह मुस्कुराया, ठीक है, चलो देखते हैं। बेशक, उन्हें मेघ को भी साथ लाना पड़ा क्योंकि जागीर में केवल झाओ, ग्रीन और मेघ ही थे। ब्लॉकहेड, रॉकहेड, मेरिन और दास महल में थे, जहां उन्हें कई चीजें करने की जरूरत थी। झाओ ग्रीन और मेघ को सीधे स्थानिक खेत में ले आया। जब वे अंदर आए तो एक पल के लिए ठिठकने से खुद को नहीं रोक सके। खेत का चारागाह सचमुच बहुत बड़ा और खुला स्थान था। 300 नीली आंखों वाले खरगोश चारों ओर घूम रहे थे और यद्यपि वे पृथ्वी पर मौजूद खरगोशों की तुलना में थोड़े बड़े थे, फिर भी वे इतने छोटे थे कि घास उन्हें देखने से रोक सकती थी। झाओ यह नहीं भूले कि इन नीली आंखों वाले खरगोशों और स्केल्ड वाइल्ड बेस्ट्स को खिलाने की जरूरत है। वह कुछ मूली के पत्ते लाया, जिससे वह स्थान स्वतः ही घास में बदल गया जिसे ये खरगोश और जंगली जानवर खाते हैं। जब ग्रीन ने इन सभी खरगोशों को हर जगह और जंगली जानवरों को इधर उधर भागते देखा, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन झाओ को एक अजीब सी मुस्कान दी। मास्टर, क्या ये ठीक है? उन सब पर ध्यान देना मुश्किल होगा। झाओ थोड़ा मुस्कुराया, जरा इसे देखो। एक विचार के साथ वह एक बांसुरी ले आया, जो स्थानिक रंच के उपकरणों में से एक थी। बांसुरी से एक धुन निकली और अचानक सभी जानवर आगे की ओर दौड़े और झाओ के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। ग्रीन और मेघ इसे देखते रहे, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अंतरिक्ष में ऐसा कोई कार्य होगा। थोड़ी देर बाद झाओ मुस्कुराया और हाथ हिलाया और वे खरगोश और जंगली जानवर भाग गए। ये देखकर ग्रीन खुद को रोक नहीं सका और बुदबुदाने लगा। अंतरिक्ष वास्तव में उन्हें पंक्तिबद्ध कर सकता है। क्या यह उन्हें सैनिकों की तरह समूहों और रैंकों में भी स्थानांतरित कर सकता है? दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मेघ को हंसी आई जब उसने सुना कि ग्रीन क्या बड़बड़ा रहा था। ग्रीन थोड़ा संभला, फिर मुस्कुराया, मैं बस बकवास कर रहा हूँ। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जानवर सैनिकों की तरह घूम सकें। जब उसने ये कहा तो वह अचानक एक पल के लिए स्तब्ध हो गया, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। झाओ की ओर मुड़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। मास्टर, क्या जानवरों को पंक्तिबद्ध करने की यह क्षमता बाहर की जा सकती है? झाओ अचंभित रह गया, लेकिन उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुझे देखने दो, क्या मैं अंतरिक्ष के बाहर फॉर्मेशन फंक्शन का उपयोग कर सकता हूँ? आवाज तुरंत आई, गठन समारोह का उपयोग अंतरिक्ष के बाहर किया जा सकता है। इस बार ग्रीन को यह समझने में झाओ की मदद की जरूरत नहीं थी कि स्पेस ने क्या कहा है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा, बहुत बढ़िया, ये सचमुच बहुत बढ़िया है। झाओ और मेघ को अभी भी समझ नहीं आया। दादाजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेघ ने पूछा। दोनों की हैरान परेशान नजर देखकर ग्रीन हल्की सी हंसी छोड़े बिना नहीं रह सका। घुड़सवार सेना में शूरवीरों का एक समूह एक पंक्ति में खड़ा होता है। जब वे दुश्मन पर हमला करते हैं तो वे आगे बढ़ने से शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि घुड़सवार सेना की शक्ति कहां से आती है? यह एक साथ मिलकर हमला करने से आती है, गठन बनाए रखा। झाओ और मेघ को सैन्य मामलों की समझ नहीं थी, लेकिन ग्रीन की बात सुनने के बाद उनकी आंखें चमक उठी। घुड़सवार सेना की विशाल शक्ति के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन फिर भी उन्हें एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। वह समस्या वे जानवर थे जिन पर वे सवार थे। आप एक शूरवीर को अनुशासन सिखा सकते हैं, लेकिन आप उस जानवर को अनुशासन नहीं सिखा सकते जिस पर वह सवार था। निश्चित रूप से शुरुआत में घुड़सवार सेना को एक साफ सुथरी संरचना में खड़ा करना आसान होता है, लेकिन एक बार जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो फॉर्मेशन बनाए रखना मुश्किल हो गया। यदि इसे कायम रखा जा सका तो उनके आक्रमण की शक्ति कई